साइशा और गाइस, हमारा कल जो एक मैक्रो हम बना रहे थे जिसके ऊपर फाइल सेपरेटर के तौर पे हम उसको यूज कर रहे थे, और हम बेसिकली वो सिर्फ फाइल सेपरेट नहीं कर रहा था, वो एक ईमेल ड्राफ्ट कर रहा था और ईमेल की बॉडी में कुछ लिख रहा था। हमने उसके वेरिएबल डिक्लेयर किए, फॉर लूप के जरिए उसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई किए, और इसके अलावा हमने आई थिंक टेम्प फाइल बनाने तक हम चले गए थे। ईमेल बॉडी तक हम नहीं गए थे अभी तक, ना ही अटैचमेंट लगाई थी। आज उस चीज को थोड़ा आगे लेके चलेंगे और फिर उसके बाद उसको रन करके देखेंगे। मीनवाइल ये कोड जो है ना, जिसका कोड मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और आज के लिए मैं वो कोड शेयर करूंगा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, ताकि आप लोग सिर्फ उसको देख के खुद से कोडिंग करें, खुद से प्रैक्टिस करें। और फिर जब ट्रेनिंग हमारी एंड होती है तो ये सारी की सारी फाइल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जिनके ऊपर ये मैक्रोज लगे हुए हैं। अ, अगर हमें आज टाइम मिला तो मेरी कोशिश होगी कि हम दो डिफरेंट डेट्स के दरमियान, एक मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई थी कि हमारे पास एक साइड पे कोई डिपार्टमेंट है या कोई मीटिंग स्केड्यूल समथिंग है, और दूसरी साइड पे एम्प्लॉय की अवेलेबिलिटी है। तो उनको हम अगर मैच करना चाहें, या यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में डिफरेंट क्लासेस चल रही होती हैं, और स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर हमने उसको मैच करके उस क्लास में उस क्लास को असाइन करना होता है कि किस टाइम पे कौन सा स्टूडेंट किस क्लास में क्लास को ज्वाइन करेगा। मैनुअली या किसी फार्मूला के जरिए ये करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको हर एक स्टूडेंट को वेरीफाई करना होता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए। तो उसके लिए हम फिर ये करते हैं कि हम एक लूप रन कर लेते हैं, और लूप हर दफा वो चेक करती है पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर जो सूटेबल होता है उसको लाके उस पर्टिकुलर प्लेस पे पुट कर देती है। फिर दोबारा से लूप रन होती है, फिर एक स्टूडेंट को पिक किया और वहां पे उसने प्लेस कर दिया। तो इस तरह उस लूप के जरिए हम ये कर सकते हैं, लेकिन उस लूप की थोड़ी सी लिमिटेशन है, क्योंकि उसके ऊपर उसको चार क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेस के ऊपर उसने मैच करना होता है। डेट है, टाइम है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। इसके अलावा वो कैटेगरी के बेस या जोन की बेस के ऊपर भी उसको जो है वो वेरीफाई कर रहा होता है। तो इन चार डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर अगर आप हर दफा उस लूप को रन करें तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है, अगर आपके रिकॉर्ड्स जो है वो ज्यादा हो जाए। तो इसलिए उस मैक्रो को जब मैंने लिखा था तो मैंने उसकी लिमिटेशन रखी थी 115 सेल्स तक की। मैं इससे ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन वो फिर सिस्टम जो है ना वो हैंग हो जाता है। इसके अलावा कुछ मजीद लिमिटेशन थी जिनके ऊपर मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे अगर उसको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट का स्टूडेंट नहीं मिलता, तो उस केस में मैक्रो जो है वो स्टक हो जाता है, वो सर्च पे लगा रहता है, इवन कि उसको यहाँ पर जाके अपनी सर्च क्लोज कर देनी चाहिए, एंड कर देनी चाहिए। उसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, जैसे वो कंप्लीट होगी तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूंगा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जब आप लोगों को डिस्प्ले हो जाए तो मुझे प्लीज बता दीजिए। जी, स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों को, नजर आ रही है अभी? जी सर, विजिबल है। अच्छा, ये जो वो एक्चुअल मैक्रो है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, और मैक्रो का नाम है सेंड रो, और रोज अटैचमेंट। इसका नाम आप चेंज भी करते हैं तो कोई यहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली एक नाम है जो आप जब इसको रन कर रहे होते हैं या जब इसको एक्सेस कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप यूज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने किसी बटन को असाइन करना है मैक्रो, या आपने मैक्रोज की लिस्ट में से सर्च करना है, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर ये वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए थे ऑब्जेक्ट पे, लॉन्ग पे, वर्कशीट, वर्कबुक वगैरह पे, स्ट्रिंग पे, इंटीजर पे। ये भी हमने कल डिस्कस कर लिए थे। और ये ऑन एरर क्लीन अप ये हमने किया था कि अगर इन केस ये एप्लीकेशन आउटलुक एप्लीकेशन जो है, या इस सारे के केस में अगर कोई एरर हमें आता है तो उसके केस में हम इसको उस पर्टिकुलर जो हमारा वेरिएबल है उसको हम क्लियर कर दें। फिर एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन के अंदर हमने इवेंट्स को और स्क्रीन अपडेटिंग को यहाँ पे स्टॉप कर दिया था, जो कि हम जब ये मैक्रो क्लोज कर रहे होंगे तो इन इवेंट्स को और स्क्रीन अपडेटिंग को दोबारा से हम स्टार्ट कर देंगे, दोबारा से ये वर्किंग पे आ जाएंगे। उसके बाद हमने फिल्टर जो है वो सेट किए थे एक्टिव शीट के ऊपर। एक्टिव शीट की बजाय अगर आप यहाँ पर शीट का नाम देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। इसमें जो फर्क आएगा वो ये आएगा कि एक्टिव शीट के केस में अगर आपने जिस
शीट के अंदर अपनी ईमेल आईडीज लिखी हुई हैं, वहां पे आपका कर्सर है और आपने मैक्रो रन कर दिया तो आपकी उस शीट को ये डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और अदरवाइज जिस शीट के अंदर डेटा है, अगर आप वहां पे रहते हुए इस मैक्रो को रन करते हैं तो ये आपके एक्चुअल डेटा को डिफरेंट क्या उसको कहते हैं, ईमेल्स में या अटैचमेंट्स में या एक्सेल फाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो फिल्टर रेंज के नाम से हमने ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, फिल्टर रेंज एज रेंज था, और इसमें हमने ASH डॉल रेंज। ASH बेसिकली क्या चीज है, कोई बता सकता है ASH क्या चीज है? एक्टिव शीट। इरफान? जी सर, एक्टिव शीट है ये एक्टिव शीट है, एग्जैक्टली। तो एक्टिव शीट की रेंज A1 से लेके AT तक हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब AT के साथ मैंने नंबर नहीं लिखा। मिस आसमा, आप बता सकती हैं AT के साथ मैंने नंबर नहीं लिखा, तो मैंने ये बेसिकली अरे तो डिक्लेयर नहीं की हुई, ये तो कुछ और ही है। अरे तो तब होती है अगर A1 से लेके AT 100 या AT 200 या 500 समथिंग तक होता, या A के साथ 1 की बजाय सिर्फ A कॉलन AT होता, तो फिर मैं पूरी की पूरी अरे की बात कर सकता था फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड। तो हमने ऐसा क्यों किया हुआ है कि इसके साथ हमने नहीं लिखा हुआ कुछ भी। कल है इसको हमने डिस्कस किया था, इसके ऊपर बात की थी। अली अली शेख, आप बता सकते हैं इसको हमने ऐसा क्यों किया हुआ है? अजीम सरवर? सर इसमें तो हम रेंज दे रहे हैं उसको कि इस कॉलम से जो है इस कॉलम तक जो है। ठीक है, हमने कहा आपने स्टार्ट करना है, जो हमारी रेंज है या हमारी एरे है वो A1 से स्टार्ट होगी और AT तक जाएगी। AT के आगे कोई नंबर नहीं लिखा, यानी कि रो नंबर नहीं हमने लिखा हुआ, सिर्फ कॉलम का नाम लिखा हुआ है। अगर सर आप ये AT के एंड तक है ना, कि ये ताकि वो डाटा अगर ज्यादा हो तो किसी एक स्पेसिफिक कॉलम तक ये ना लेके जाए, आगे भी उससे वो ले जाए। अगर हम A100 लिख देते तो वहां तक ये लिमिटाइज हो जाता। ठीक है, ठीक है, आपने ठीक कहा होगा, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। एनीवन एल्स? सर ये आपने ठीक डायनामिक है, बनाया हुआ है। फर्स्ट रो के रेफरेंस। सर आपने डायनामिक बनाया हुआ है ताकि जितने रोज उसमें डाटा हो वो काउंट करके वहां पर लिखते हैं। एग्जैक्टली ये देखें, ये इसके बाद मैंने इस रो, ये जो एक्टिव शीट है इसकी रोज काउंट की हुई है। तो जो भी रो नंबर होगा, मैक्सिमम रो नंबर होगा, वो AT के साथ वो आ जाएगा। अगर 100 तक है तो 100 लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे, क्योंकि रोज काउंट कर लेगा। और अगर लेट्स से ये 1 मिलियन तक है तो 1 मिलियन यहाँ पे नंबर लिखा हुआ आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया था, फील्ड नम। फील्ड नाम का मैंने आपको 1 सेल कौन सा होता है हमारा, अगर जब हम सेल का रेफरेंस 1 डिक्लेयर करते हैं तो वो कौन सा होता है? वो बेसिकली A1 होता है हमेशा। ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2, ABCD एंड सो ऑन। इसको हम ABCD में कंसिडर नहीं कर सकते, ये बेसिकली 1 2 में हम यहाँ पे इसको स्टोर करते हैं। फिर हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया था वर्कशीट के नाम से, CWS। ये बेसिकली हमने क्यों किया था, क्योंकि हमने इसकी बेस के ऊपर एक टेम्परेरी फाइल क्रिएट करनी है। फाइल कहीं पे जाके स्टोर भी होगी, उसके अंदर डेटा भी हम पेस्ट कर रहे होंगे, फिर उसके बाद उसको हम डिलीट भी करेंगे, एंड पे उसको क्लियर भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये आई थिंक वो लाइन है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा फंस गए थे। फिल्टर रेंज है, कॉलम फील्ड नम है, बेसिकली नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा है वो, और उसके बाद इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर रहा है। और ये देखें, फिल्टर का एक्शन उसने क्या किया है कि उसको जो भी फिल्टर किया था डेटा उसको कॉपी किया है, और कॉपी कहाँ पे किया है? वो A1 के अंदर जाके कॉपी किया है, CWS वो फाइल जो कि अभी हमने नई शीट ऐड की है। और क्राइटेरिया रेंज को हमने ब्लैंक रखा और यूनिक वैल्यूज नहीं, जो कि ट्रू है। यूनिक वैल्यू बेसिकली आपकी जो ईमेल वाली फाइल है उसके अंदर भी आ रही है, जिसकी बेस से हम वी लुकअप कर रहे हैं। ठीक है अली, आपका मैसेज भी आ गया था मुझे, ईमेल भी आपने कर दी है, आपने ज्वाइन कर लिया। मिस आयशा जी प्लीज अपडेट कर लीजिएगा। मोहम्मद अली शेख अभी ट्रेनिंग में अवेलेबल। उसके बाद हमने रोज को काउंट किया था, और रोज को काउंट किया था यूनिक वैल्यूज की बेस के ऊपर। तो हमने
फर्स्ट कॉलम को काउंट किया, हमें हमारे पास कितनी यूनिक वैल्यूज आ गई, क्योंकि इन यूनिक वैल्यू की बेस के ऊपर मैंने आपको बताया था कि हम इसको डिफरेंट फाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हर दफा जो हमारी रीजन की वैल्यू है ये रिपीट हो रही है डिफरेंट कॉलम्स के अंदर। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारी जो शीट है ये जितनी मरतबा रोज हैं उतनी ही फाइल्स बना दे, बल्कि हमें यूनिक वैल्यूज की बेसिस के ऊपर ये सेग्रीगेशन करनी है। फिर जी रो काउंट हमने 2 से स्टार्ट किया था, क्योंकि कॉलम 1 या रो 1 के अंदर हमारा जो है वो हेडर था, उसको हमने स्किप किया, और उसके बाद हमने एक फॉर लूप रन की है, रो नम इज इक्वल टू रो काउंट। तो सेकंड रो से लेके जितनी भी रोज उसमें आ रही हैं आपके शीट के अंदर, उतने दफा ये लूप जो है ये रन होगा। रन क्या करेगा, ये करेगा क्या, उसके अंदर ईमेल एड्रेसेस हैं, ईमेल एड्रेस को ये पहले तो एम्प्टी करेगा, फिर उसको रीड करेगा आपकी एप्लीकेशन से, रीड करके उसको स्टोर कर देगा मेल एड्रेस के अंदर, और ये लूप हर दफा चलेगी। अगर ये एम्प्टी नहीं है, देखें यहां पर हमने इसको क्या एम्प्टी, अगर ये नहीं एम्प्टी तो ये डेफिनेटली एरर रिटर्न करेगा। अगर एरर आए तब उसको नेक्स्ट रिज्यूम करना है यहां पर, ठीक है जी। ऑन और अगर इस केस में भी एरर आता है, यानी कि हमारे पास डेटा ईमेल का नहीं था, तो फिर वो जीरो यानी कि स्टार्ट पे वापस चला जाएगा, और ये हमारा जो लूप है ये यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। अदरवाइज आगे चल के ये क्या करता है, ये फिर ईमेल एड्रेस को चेक करता है। मेल एड्रेस में हमने सेव किया था ईमेल एड्रेस, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेकंड कॉलम से हमने लिया हुआ है, ए बी के साथ हमने कॉन्केटिनेट किया रो काउंट को, और ये सेकंड वैल्यू हमने ली है। अगर आप VLOOKUP कंप्लीट फंक्शन को देखें यहाँ तक, ये सेकंड वैल्यू हमने ली है, जो कि हमारे मुझे जरा वापस इस पे जाने दें, बी कॉलम के अंदर है। तो ये यहाँ से बेसिकली ईमेल आईडी पिक कर रहा है। उसके बाद जी इफ इन केस ऑफ यहाँ पे हमारी फिल्टर रेंज थी, जो कि हमने ऑटो फिल्टर अप्लाई किया हुआ था। इसकी शॉर्टकट की अगर आप डिफाइन देखें तो इसकी Ctrl+Shift+L शॉर्टकट की है जब भी आप ऑटो फिल्टर अप्लाई करते हैं एक्सेल के अंदर। और यहाँ पर इसके लिए फंक्शन है कि फील्ड नम के ऊपर आप क्राइटेरिया 1 डिक्लेयर करते हैं, उसमें आपके पास cws.cells रो नंबर 1,1 है। रो नंबर 1 के ऊपर आप बेसिकली लगा रहे हैं जो स्टेम्प शीट के ऊपर जो आपने क्रिएट की है, और उसकी वैल्यूज को आपने फिल्टर में ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद आता है विद। कल मुझसे ना किसी ने भी ने पूछा कि विद हम क्यों यूज करते हैं, हालांकि मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों को विद के बारे में नहीं बताया था। किसी को कोई आइडिया है ये विद क्या करता है? एनीवन? अली आपकी तरफ से या किसी की तरफ से कोई इसका मुझे बता दें कि विद फंक्शन हम क्यों डिक्लेयर करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर विद डिक्लेयर भी किया है और उसको एंड भी किया है। इरफान आपको आइडिया हो, आईटी से क्यों बंदा? सर ये वाइल लूप की तरह तो नहीं है कि विद जिस तरह हम कंडीशन लगाते हैं वाइल के साथ, तो फर्स्ट टाइम वो रन होगा, आगे जाके वो अपनी जो कंडीशन है उसको चेक कर रहा है ऑन एरर को, और अगर वो ठीक है तो वो एंड कर रहा है उसको विद को। अच्छा, अब देखें हमने यहाँ पर ना विद के आगे कुछ आर्गुमेंट लिखे हुए हैं। वो आर्गुमेंट क्या है, हमारी एक्टिव शीट डॉट ऑटो फिल्टर डॉट रेंज। अब विद हम यूज करते हैं जब हमने उस पर्टिकुलर हिरार्की, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं, एक आपकी शीट है, उसके बाद ऑटो फिल्टर है और रेंज है, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जिस तरह की भी उसकी तमाम की तमाम एट्रीब्यूट्स हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हम विद को यूज करते हैं। तो जब भी आपने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना हो VBA के अंदर, तो उसके लिए आपको विद फंक्शन यूज करना पड़ता है। विद से स्टार्ट करेंगे और विद पे ही आप एंड करेंगे। अब इसमें देखें आपने पहले सबसे तो उसको ये बताया है कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक शीट है जो कि एक्टिव शीट थी मेरी, उसके बाद उसके ऊपर मैंने ऑटो फिल्टर लगाया हुआ है, ये अब सब ऑब्जेक्ट है उसका, और उसका फर्दर सब ऑब्जेक्ट है उसकी रेंज, जो कि ऑलरेडी हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं।
तो अगर इन केस एरर आता है तो ये एरर की तरह ये काम करेगा और इसको रिज्यूम करेगा। और करेगा क्या बेसिकली, हमने एक रेंज सिलेक्ट की थी। ये जो स्पेशल सेल्स है ना, ये विजिबल सेल्स हैं आपके, जो आपने फिल्टर लगाया और आपने उस फिल्टर की बेस पे जो आपने यूनिक वैल्यू पर उसकी निकाली थी, उसकी बेस के ऊपर आपने फिल्टर लगाया, जो कि कॉलम ए के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने कॉलम ए के अंदर वो वैल्यू रखी है जिसके ऊपर हम फिल्टर लगा रहे हैं। उसके विजिबल सेल्स को उठाएगा और RNG जो है रेंज, ये देखिए मेरे पास ये रेंज है, बेसिकली एरे की तरह काम करता है। तो ये पूरी की पूरी रेंज को कॉपी करके इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, अब ये बेसिकली वो विद है जहां पर जाके हम डेटा के साथ एक्चुअली प्ले कर रहे हैं या उसको पिक कर रहे हैं, उठा रहे हैं। उसके बाद हम इसको एंड कर देते हैं। डेटा हमारा स्टोर हो गया RNG के अंदर, और फिर हमने एक वर्कबुक क्रिएट की थी, एक वेरिएबल क्रिएट किया था वर्कबुक के नाम से, एंड न्यू WB, न्यू वर्कबुक। और इस वर्कबुक के अंदर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसमें एक नई वर्कशीट ऐड करते हैं। एक्सेल की एक वर्कशीट हम ऐड करेंगे इस वर्कबुक के अंदर, और फिर रेंज जो थी, जो हमने सेलेक्ट कर ली थी, यहाँ पे स्टोर कर ली थी, इसको हमने कॉपी कर लिया अब अपने पास। अब फिर हम दोबारा से विद में जा रहे हैं और नई दूसरी जो वर्कशीट है, जो हमने एक नई वर्कबुक क्रिएट की है, उसके अंदर एक वर्कशीट हमने बनाई। उस शीट के अंदर हम क्या एक्टिविटी करने जा रहे हैं, हम वहां पर पेस्ट करेंगे डेटा को। लेकिन क्या पेस्ट करेंगे, यूनिकोड भी पेस्ट करेंगे उसका, उसकी वैल्यूज को भी पेस्ट करेंगे और उसके फॉर्मेट को भी पेस्ट करेंगे। ये सारा पेस्ट करने के बाद हम उसको एक्चुअली सिलेक्ट भी कर रहे होंगे। ठीक है, जब हमने ये सब कुछ कर लिया, हमने उसमें से डेटा दूसरी वर्कबुक्स में से फिल्टर किया हुआ डेटा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने उसको उसका यूनिकोड बेसिकली आपका जो डेटा टाइप्स है ना, इनको डिक्लेयर करता है। जैसे आप आपको आइडिया होगा कि डेट एक डेटा टाइप है, एक एक्सेल के अंदर होल नंबर एक डेटा टाइप है, टेक्स्ट एक डेटा टाइप है। तो ये सारी चीजें बेसिकली आप नॉर्मली परफॉर्म कर रहे होते हैं यहाँ से। देखिए ये सारे के सारे इसके डेटा टाइप्स हैं। तो इस डेटा टाइप को भी बेसिकली ये यहाँ पर पेस्ट कर रहा होता है, वैल्यूज को पेस्ट कर रहा होता है, फिर फॉर्मेट्स को पेस्ट कर रहा होता है। तो सब कुछ जो कुछ हमारा वहां पे था वो एज इट इज यहाँ पर भी आ गया। उसके बाद फजल साहब, इसका क्या मतलब है, ये भी हमने आई थिंक कल देखी थी। एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इज इक्वल टू। जी सर, ये आपने कुछ इस तरह से बताया था कि ये एप्लीकेशन के अंदर ये जो कट कॉपी मोड है उसको ये ऑफ करता है, प्रोबेबली कुछ इस तरह से था। ये मेरे पास डेटा है और ये मैंने, अब ये कट कॉपी पेस्ट मोड जो है ये ट्रू है इसका। जी, ये इसको ऑफ करेगा, ये इसको इस तरह से ऑफ कर देगा। अब वो डेटा बेसिकली आपका कॉपी नहीं रहेगा, क्लिपबोर्ड में चला जाएगा, लेकिन आपको आपका कट कॉपी पेस्ट मोड से खत्म हो जाएगा। अच्छा, हमने अब वर्कबुक के ऊपर भी जो कुछ करना था, उसमें डेटा हमने पेस्ट करना था, हमने सिलेक्शन खत्म करनी थी, वो सारा कुछ कर लिया। अब जिस जगह पे जाके हमने ये चीजें स्टोर की हैं, जहां पे सेव की हैं, उस फाइल को हमने कुछ टेम्परेरी नाम भी देना है, क्योंकि हमने उसको अटैचमेंट के तौर पे यूज करना है उस फाइल को। तो सबसे पहले तो हम उसका पाथ डिफाइन करेंगे। पाथ का जो कोड है टेम्प फाइल पाथ, ये हमने ऊपर वेरिएबल इसका डिक्लेयर किया होगा। ये है, ठीक है, पाथ और नेम दोनों हमने डिक्लेयर किए हुए। और सबसे पहले तो उसके एनवायरनमेंट या उसकी जो फाइल नेम है, हम उसको डिफाइन कर रहे होंगे विद टेम्प। तो एक टेम्परेरी फाइल बनेगी। ये बेसिक, ये जो है एनवायरनमेंट, एक्चुअली ये एक टेम्परेरी फोल्डर है, ये वाला जो है, कि इसने स्टोर कहाँ पे करना है। एक्चुअली आपको बाद में वो फाइल मिलेगी नहीं जब आपकी ईमेल के साथ अटैच हो जाती है, लेकिन ये क्योंकि हमने अटैच करना है, फाइल नाम सेव, इसका नाम सेव करना है, तो हमें ये किसी जगह पे स्टोर करके सेव करनी पड़ेगी। आप इस फाइल को ले लें, जब तक आप इसको सेव नहीं करेंगे, इसके ऊपर नाम नहीं आ रहा होगा, बुक 1 या बुक 2 आ रहा होगा, लेकिन आप इसको कोई ये पर्टिकुलर नाम देना चाहते हैं कहीं अटैचमेंट के तौर पे भेजने के लिए, तो पहले आपको ये फाइल सेव करनी पड़ेगी। अगर बुक 1 के तौर पे भेजना तो फिर आप भेज सकते हैं। अच्छा, वो अब फाइल नेम क्या होगा? सबसे पहले तो हमने उसको एक टेक्स्ट उस नाम के अंदर रखा। ये बेसिकली ना कॉन्कैटिनेट यूज किया हुआ है यहाँ पे हमने फाइल नेम के अंदर। इसका नाम है जी रिपोर्ट। उसके बाद ये जो चीज है ये क्या है? ये हमारी उस फाइल का नाम है जिसके अंदर
हमारा एक्चुअल डेटा था, हमने उसका नाम यूज किया, फिर दरमियान में हमने उसके स्पेस दी, ये स्पेस के लिए हम यूज करते हैं, फिर हमने उसके आगे डेट भी ऐड की है और डेट को हमने एक फॉर्मेट दिया। नाउ का मतलब क्या है? कोई बता नाउ सकता है नाउ कब फंक्शन की, यूज करते आज हैं? की डेट सर? नाउ जो का मतलब होता है अब का टाइम, अब की, जो इस वक्त है। देखिए जिस मैं नेटवर्क आपको रन करेंगे उस वक्त जो टाइम और डेट होगा वो सेट कर देगा। देखिए इज इक्वल टू नाउ, यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो एज अ फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे देखें इसका टाइम और डेट दोनों आ रहा है। और एक और चीज होती है इज इक्वल टू टुडे, ये सिर्फ हमें डेट रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये जो नाउ फंक्शन है ये बेसिकली हमें डेट और टाइम दोनों रिटर्न कर रहा है। और वो किस तरह से रिटर्न कर रहा है, वो इस फॉर्मेट के अंदर हम इससे ले रहे हैं। हम डे डे डैश मंथ 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 डैश ईयर ईयर, और उसके बाद स्पेस देके और मिनट्स और सेकंड्स में डेटा को ले रहे हैं। तो ये इस तरह से हम उस फाइल को एक नाम दे देते हैं जो भी हमने टेम्परेरी फाइल जिसके अंदर ये डेटा कॉपी पेस्ट किया था वो सेव की है। अभी भी आपके टेम्परेरी फोल्डर जो आपने एक एनवायरनमेंट उसके लिए क्रिएट किया था उसके अंदर ये स्टोर है, ये सेव है। ये होता है बेसिकली, मैं आपको दिखाई दूं फोल्डर, ये होता है फोल्डर बेसिकली, यहाँ पर जाके ये चीजें स्टोर हो रही होती हैं। आप देखें बहुत सारी फाइल्स के अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं जो कि किसी टाइम पे क्रिएट भी की गई थी, फिर वो रिमूव कर दी गई, लेकिन उनका एक लॉग की सूरत में वो रह जाता है मेरे पास। आप भी अपने सिस्टम के ऊपर सर्च कर सकते हैं टेम्परेरी फोल्डर, जस्ट परसेंटेज साइन लिखें, टेम्प लिखें और उसके बाद फिर परसेंटेज साइन लिखें तो आपके पास ये फोल्डर। अच्छा, अब इसके ऊपर ना एक कैच है, हमारे पास एक्सेल के दो वर्जन हैं। एक ओल्ड वर्जन है, ओल्ड वर्जन के अंदर अगर हमारे पास फाइल क्रिएटेड है तो हम उसको न्यू वर्जन में ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम न्यू वर्जन में कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं जो कि एक्सेल 2007 से ऑनवर्ड फाइल है, डॉट एक्सएलएस एक्स के नाम से है, ये हम ओल्ड वर्जन के अंदर ओपन नहीं कर सकते। तो ये अगर आप ये सारा कुछ नहीं चाहते, आप ये वाला कोड और ये एंड इफ ये खत्म कर देंगे तो ये सिंपली डॉट एक्सएलएस एक्स के अंदर जाके फाइल को सेव कर देगा। ठीक है, और फिर फाइल फॉर्मेट का जो नंबर है उसका जो कोड है वो आगे दिया हुआ है। उसके बाद फिर हम सेव करते हैं अब ईमेल को और फाइल को डिलीट करते हैं। अब ये कोड हमारा यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाके ये वर्किंग करेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखिए आउट ऐप के नाम, ये आउट ऐप और आउट मेल ये दोनों क्या चीजें हैं, कोई बता सकता है मुझे? आउट मेल और आउट ऐप, यहाँ पे चेक करें जरा, ये वेरिएबल्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट किए थे वीडियो के अंदर। तो आउट ऐप जो है वो भी एक वेरिएबल है और आउट मेल भी। आउट मेल के अंदर हम दूसरे वेरिएबल आउट ऐप को जो है वो स्टोर करें। और आउट ऐप आई थिंक ऑलरेडी मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि हमने ये इसको वैल्यू असाइन हम कर चुके हैं। इसको हमने जो वैल्यू असाइन की थी वो यहाँ पे है। हमने आउटलुक एप्लीकेशन बेसिकली इस आउट ऐप के अंदर स्टोर की हुई है और उस आउट ऐप का एक न्यू क्रिएट आइटम बेसिकली ना उसका एक फंक्शन है जिसके जरिए हम एक न्यू ईमेल राइट करते हैं। तो आउट ऐप डॉट क्रिएट आइटम, इसका मतलब ये है कि इससे हम एक नई ईमेल ओपन कर रहे हैं जो कि कुछ पहले इसको ये एक्सेस करेगा और फिर एक सेकंड, फिर ये एक्टिविटी करेगा। इसका काम ये है। दोबारा से हम आ जाते हैं वर्कबुक के ऊपर और ये वर्कबुक जो वो है जो हमने टेम्परेरी क्रिएट की थी। इसको हम वर्कबुक हमारी टेम्प फाइल के अंदर है और इसका पाथ और इसका फाइल नेम वगैरह हम ले लेते हैं और एक्सटेंशन भी हमारे पास है, फॉर्मेट भी है। ये चार चीजें हम ऑलरेडी इसकी डिक्लेयर कर चुके हैं ऊपर और इनके कॉम्बिनेशन के साथ हम इसको सेव कर देते हैं। जब ये फाइल सेव करते हैं ना तो आप तो यहाँ पे देखिएगा फाइल, लेट्स से मैं इसको सेव एज पे क्लिक करता हूँ। आपने इसका नाम भी देना होता है
आपने इसका फाइल फॉर्मेट भी देना होता है। तो ये फाइल नेम है और ये फाइल फॉर्मेट है। अच्छा, उसके बाद अगर आप इसको देखें तो इसकी एक एक्सटेंशन होती है, जब आप इसको सेव करते हैं .xls, .xlsx, .csv, ये इसकी फाइल एक्सटेंशन होती है। और एक लोकेशन होती है जहां पर सेव करें। तो ये 4 डिफरेंट चीजों के साथ आप प्ले कर रहे हैं एक फाइल को सेव करने के लिए। तो ये सबसे पहले हमने इसको बताया कि कहाँ पे सेव करना है। उसके लिए हम ऑलरेडी एक पाथ जो है वो डिक्लेयर कर चुके हैं। फिर उस फाइल का नाम क्या होगा, फाइल नेम भी हम डिफाइन कर चुके हैं। फिर उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, ये देखें 2 हमने एक्सटेंशन इसकी डिक्लेयर की थी, एक XLS है और एक XLSX है। अब CSV भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। और फिर इसका फाइल फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट भी हम यहाँ पे फॉर्मेट नंबर -4143 हम यूज करेंगे ओल्ड फॉर्मेट के लिए और 51 हम यूज करेंगे करंट फॉर्मेट के लिए। एक स्टैटिक वैल्यूज हैं इस पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट के लिए। अच्छा जी, इस केस में अगर एरर आ जाता है तो इसको हमने इफ एरर के जरिए स्किप कर दिया है। अब लिखते हैं ईमेल बॉडी। ईमेल बॉडी के लिए भी मुझे आउट ईमेल बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमने क्रिएट किया था, जिसके अंदर आउटलुक को हमने स्टोर किया और एक न्यू पेज या न्यू ईमेल ड्राफ्ट किया। सबसे पहले टू में क्या लिखना है आपने, टू में आपने लिखना है मेल एड्रेस। अब ये मेल एड्रेस कहां से ले रहा है, हमने इससे पहले ऑलरेडी मेल एड्रेस जो है वो सेव कर चुके हैं इस फंक्शन के जरिए। ठीक है, तो ये मेल एड्रेस यहां से ले रहा है। फिर सब्जेक्ट आपने यहाँ पर मैनुअल लिखा हुआ है, और अगर आप यही सब्जेक्ट ईमेल बॉडी से उठाना चाहें, जैसे इसको आप डायनामिक बनाना चाहते हैं और आप चाह रहे हैं कि मेरी ये फाइल है, तो यहाँ पर मैं कोई सब्जेक्ट लिख दूं अपनी ईमेल का और उसको ये पिक करे, तो मैं सिंपली इस जगह पे वर्कशीट का नाम दूंगा, रेंज दूंगा और रेंज के साथ सेल का एड्रेस दे दूंगा, वहां से ये पिक कर लेगा। अच्छा जी, फिर हमने एक और एट्रीब्यूट है अटैचमेंट्स का। अटैचमेंट करना है, उसका सब एट्रीब्यूट है ऐड करना है, और ऐड क्या करना है, वर्कबुक विद फुल नेम, वो हमने अटैच कर दी। उसके बाद बॉडी आ जाता है। अब यहाँ पर ना एक न्यू थिंग आपके लिए है कि डॉट बॉडी, ये भी एक एट्रीब्यूट है। उसकी ईमेल की बॉडी के अंदर आपने क्या चीजें लिखनी है, आपने लिखा डियर ऑल कॉमा डबल कोटेशन मार्क का मतलब आपको पता है कि ये इसका मतलब ये टेक्स्ट है, लेकिन उसके बाद एंड के बाद CHR13 लिखा हुआ है। CHR13 बेसिकली क्या चीज है, कोई बता सकता है मुझे? और ये 2 दफा लिखा हुआ है एंड साइन के साथ। सर 13 कैरेक्टर्स लिखवा रहे हैं शायद। नहीं, न्यू लाइन तो नहीं है। एग्जैक्टली ये बेसिकली एंटर की का काम करता है। आप एक दफा लिखेंगे तो एक दफा एंटर की प्रेस होगी, 2 दफा लिखेंगे तो 2 दफा प्रेस होगी। ठीक है, और इसके अलावा हम चार 10 भी यूज करते हैं। जब हम टैब वगैरह यूज कर रहे हो तो फिर हम 410 यूज कर लेते हैं कि हमने उसको फर्दर थोड़ा सा गैप देना है और उसके बाद हमने कुछ मजीद लिखना शुरू कर देना है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आई थिंक कहीं पे हमने यूज नहीं किया हुआ, अगर मैं बेस्ट रिगार्ड से पहले यहाँ पे 10 भी कर दूं तो ये क्या करेगा, न्यू लाइन पे जाने के बाद उसको एक स्टेप आगे ले जाएगा। यहाँ पर तो 2 स्टेप नीचे लेके गया ना, वो एक स्टेप उसको आगे ले जाएगा। अच्छा जी, सब्जेक्ट हमने दे दिया, अटैचमेंट हमने ऐड कर दी, और बॉडी के ऊपर हमने डियर ऑल के बाद अच्छा ये जो ईमेल बॉडी है ना, ये भी आप डायनामिक बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अली शेख? मैं ये चाहता हूँ कि ईमेल बॉडी के अंदर जो मैं टेक्स्ट लिखूं, या डियर ऑल की बजाय मैं हाय लिखना चाह रहा हूँ, हेलो लिखना चाह रहा हूँ, वो डायनामिक हो, मेरी किसी एक पर्टिकुलर जगह से जाके पिक करके यहाँ पे लिखे। मियां सज्जाद हैदर साहब, आज फातिर साहब भी नहीं आए। फातिर साहब की तरफ से काफी इनपुट आ रही होती है। आप लोग अपनी इनपुट देते रहे, इससे पहले कि HR जो है वो फिर से हमारे कैमरे ऑन करवा दे। तो आप लोग अपनी अवेलेबिलिटी जो है ना वो बताते रहा करें कि हम अवेलेबल हैं इनके लिए। सर शीट में किसी सेल में लिख देंगे डाटा और उसका रेफरेंस यहाँ दे देंगे, रेफरेंस दे देंगे, सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद हमने प्लीज फाइंड अटैच योर डेटा। इसके यहाँ पर भी हम किसी सेल का रेफरेंस दे सकते हैं, और एक अगर हम ज्यादा इंग्लिश लिखना चाह रहे हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं।
इसको मजीद डायनामिक करने के लिए। उसके बाद फिर हम न्यू रो के ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर हमने एक स्पेस दी न्यू रो के ऊपर, फिर न्यू रो पे चले गए, स्पेस दी और 2 दफा हमने एंटर की प्रेस कर दी, और फिर बेस्ट रिगार्ड्स लिखने के बाद हम अपने सिग्नेचर्स यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जो भी है। अगर आप इसके अलावा न्यू लाइन के ऊपर कुछ और भी लिखना चाह रहे हैं तो मजीद एंड साइन ऐड करें और अपना सेल नंबर लिख दें, मजीद एंड साइन ऐड करें और अपना जो भी आप स्लोगन वगैरह लिखना चाह रहे हैं वो लिख दें। उसके बाद जी ये सारा तो हमने लिख लिया यहाँ तक ईमेल के अंदर, ठीक है। अब इसको हमने कर दिया एंड डिस्प्ले तक, डॉट डिस्प्ले तक। ये बेसिकली ये सारे का सारा अब हमने ट्रू किया है इसको डिस्प्ले लिखने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा सिंटेक्स का फर्क है आउटलुक के वीबीए में और एक्सेल के वीबीए में, तो मामूली सा, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स जरा डिफरेंट है दोनों के, इसलिए थोड़ा सा ये आपको शायद इस तरह से फील रहा है। ओके, उसके बाद फिर अगर हमारा ये एंड हो जाता है, अगर हमें उसके बाद हमने ये ईमेल्स लिखी हैं, लूप चल रही है, बार बार वो लिखती जा रही है, ईमेल्स वर्ड सेव करती जा रही है, और अब हमारे पास डेटा नहीं बचा या टेम्प फाइल्स नहीं बची, तो इसको यहाँ पे इसने टर्मिनेट कर देना है। उसके बाद जी इसको क्लोज करेगा, चेंजेस को सेव करना है जी, नहीं करना, क्योंकि हमने जो हमारी एक्चुअल फाइल है उसको एज इट इज रखना है, हमने सिर्फ जो अटैचमेंट्स है वो सेव करनी है। तो यहाँ पर हम सेव चेंजेस को फॉल्स कर दिया है और इस विद को भी हमने एंड कर दिया। सो ये दोनों विद हमारे एंड हो गए। उसके बाद आउट मेल में फिलहाल आउट मेल के साथ कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ ड्राफ्ट बनाना था। फिर हम जो ऑब्जेक्ट्स हमने डिक्लेयर किए थे, जो वेरिएबल्स हमने बनाए थे, उन सब को हमने किल करना है। हमने न्यू फाइल को किल कर दिया, उसके पाथ को किल कर दिया, एक्सटेंशन को किल कर दिया। ये सारी चीजें हमने जो स्टोर की थी मेमोरी को सेव करने के लिए, यहाँ पे इनको किल कर दिया। अदरवाइज ये टिल द टाइम कि आप सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं करते, आपकी मेमोरी के अंदर ये चीजें स्टोर रहती हैं और ये उतनी स्पेस वहां पे कवर करती हैं। और अगर आप बार बार इस मैक्रो को रन कर रहे हैं तो एक टाइम आएगा कि आपका सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमने इसका फिल्टर भी खत्म कर दिया। ये देखें उसी एक्टिव शीट का जो ऑटो फिल्टर था उसको हमने खत्म किया, और फिर हमने नेक्स्ट के साथ इस लूप को दोबारा से रन किया। अब ये सेकंड रो पे था, फिर थर्ड रो के लिए सारी लूप रन होगी, फिर फोर्थ रो के लिए सारी लूप रन होगी, और इस तरह से काम चलता रहेगा अनटिल अनलेस हमारा ये जो डेटा है ये तमाम का तमाम ईमेल्स के साथ अटैच नहीं हो जाता। उसके बाद हमने एक इफ कंडीशन लगाई थी, काउंट इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 2, देन हम उस इफ को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब बारी आ जाती है कि जो कुछ भी हमने किया था, जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह हमने सेव किए थे, या जो भी हमने एप्लीकेशन के साथ छेड़खानी की थी, उसको दोबारा से एक्टिवेट करने। तो सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन इसके साथ तो हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि इसका जो अलर्ट्स थे उसको फॉल्स करते हैं एप्लीकेशन के। जो हमारी टेम्परेरी फाइल हमने एक शीट क्रिएट की थी उसको हम डिलीट कर देते हैं। ये CWS आपको पता है, आपने एक वर्कशीट क्रिएट की थी टेम्प। उसके बाद एप्लीकेशन के अलर्ट्स को हम दोबारा से फिर इसको ट्रू कर देंगे, क्योंकि हमने शीट क्रिएट करने से पहले उस अलर्ट को ऑफ किया है, साथ ही उसने ऑन कर दिया है। और फिर हम विद के साथ वो 2 इवेंट्स जो हमने स्टार्ट में एक इवेंट और एक स्क्रीन अपडेटिंग एनेबल की थी उसको हम डिसेबल कर देंगे। तो यहाँ पे जाके हमने वही इवेंट्स जो कि स्टार्ट में अगर आप देखें हमने इनको डिसेबल किया था, यहाँ पर जाके हम इसको एनेबल कर देते हैं। मैं ज़रा इसके स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर कर दूं, और ये होगा जी यहाँ तक। ये है फर्स्ट स्क्रीनशॉट, और ये था एक दफा कोड लिखेंगे, कुछ चीजें आपको जो है वो समझ नहीं आएंगी, वो आप ग्रुप पे जरूर डालिएगा, ताकि अगर इन केस मेरे जैसा कोई बंदा जो है वो उस चीज को इस डर से नहीं पूछ रहा कि यार क्या सब समझेंगे किसको आता नहीं है, तो वो फिर हम इजीली जो है ना सब उसको समझ सकें। अच्छा जी, उसके बाद गो टू 0 तक हम गए और एंड विद किया, और
यहाँ तक। ये इसी तरतीब से कोड अपने पास आप डाउनलोड कर लें और इसी तरतीब से आपने ये कोड लिखना है। बाय द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग मैं ये कंप्लीट फाइल आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। और ये है जी सेव मेल। ये एक सीक्वेंस में सारा कोड आपके पास आ गया है। इस कोड को आप ट्राई करें अपनी एक्सेल के अंदर। एक्सेल का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा, जब आप इसको लिख रहे होंगे इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। एक तो जब आपने ये कोड लिखना है ना, तो आपने फाइल जो शीट के नाम है ये नहीं रखने जो कि ऑलरेडी इसमें है, तो आप अपनी मर्जी से रखें। कॉलम ए के अंदर आप वो वैल्यू देंगे जिसकी बेस के ऊपर यहाँ पर आप फिल्टर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हर दफा ये एक फिल्टर अप्लाई करेगा, यहाँ से यूनिक वैल्यू पहले इसने बनाई, उसका फिल्टर किया। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे जाएं तो पहला फिल्टर हमारा ये हो जाएगा। इसका डेटा कॉपी करके जो टेम्परेरी शीट है उसके अंदर पेस्ट करेगा। उसके बाद यहाँ से जाके ये ईमेल आईडी सर्च करेगा उसके अगेंस्ट, उसी यूनिक वैल्यू के अगेंस्ट, और फिर इस ईमेल आईडी के अगेंस्ट ये ड्राफ्ट बनाएगा और ड्राफ्ट जो है ये सेंड करेगा। कोशिश कीजिएगा कि इसमें थोड़ी सी चेंजेस मजीद करें, जैसे कि आपने ईमेल बॉडी में जो कुछ लिखना है वो भी एक्सेल की इस मेल इन्फो या ईमेल वाली शीट में कुछ लिखा हुआ हो, टेक्स्ट वहां से उठा रहा हो। इसी तरह से DRR सिग्नेचर वगैरह वो सारी चीजें यहाँ से ही ऑटोमेटिकली पिक कर रहा हो, अदर देन कि हम इसको स्टैटिक कर रहे हो अपनी शीट के अंदर। तो अभी इस मैक्रो के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई, आप समझते हैं कि इसको रिपीट करना चाहिए, तो आप प्लीज मेरे साथ वो चीज डिस्कस कर सकते हैं। ब्रेक लेंगे इस डिस्कशन के बाद, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे एक और मैक्रो को, एक और बड़ी जबरदस्त चीज को। ये मेरा सबसे लेटेस्ट जो है ना वो प्रोजेक्ट है जो मैंने किया है VBA का। मेरे पास जो जिसने अप्रोच किया था उसने तो अप्रोच किया था फॉर्मूला लिखने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं काफी दिन की मेहनत के बाद सक्सेसफुल नहीं हो सका था फॉर्मूला लिखने के लिए। तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना इसको मैक्रो के जरिए ट्राई किया जाए, और मैक्रो के जरिए मैंने जब वो किया तो वो सक्सेसफुल हो गया। हाँ जी, किसी की तरफ से क्वेश्चन? अगर आपकी तरफ से क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन कह लें या कि क्विज कह लें, मैं अपनी तरफ से आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सर वो लिखेंगे फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन करेंगे। लिखेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं ना किसी भी टाइम पे ग्रुप के अंदर एक लिंक शेयर करूंगा। ये तो असाइनमेंट है कि आपने ये कोड लिखना है, इसमें कुछ चेंजेस करनी है और मुझे आप करके भेजें, जबरदस्त है। ये है प्रायोरिटी 2, और प्रायोरिटी 1 में मैं आपके साथ एक फॉर्म शेयर करूंगा। उस फॉर्म के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आपने आंसर देने हैं। वो बेसिकली सिंटैक्स के रिलेटेड है, वही सिंटैक्स जो कि हम इतने दिनों से बार बार डिस्कस कर रहे हैं। फॉर लूप का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या चीज होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की हायरार्की को हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एप्लीकेशन, वर्कबुक, वर्कशीट, सेल, फिर सेल के अंदर जाके जो हम डेटा के साथ प्ले कर रहे होते हैं, सेल के अंदर कॉलम्स आ जाते हैं, रोज आ जाती हैं। इसी तरह हम अगर आउटलुक की बात करें तो आउटलुक के अंदर हम न्यू पेज क्रिएट करना है, सेव करते हैं ना, सेव, ये इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। वो सारी चीजें जो एक्सेल के अंदर हमें नजर आती हैं, एक्सेल के अंदर मौजूद है, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कुछ हम इसमें कर सकते हैं, जिसके साथ हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। जी फरहान अली खान, आपकी तरफ से कोई इनपुट, कोई क्वेश्चन? मैंने कोडिंग इसलिए नहीं की कि जब मैं कोडिंग कर रहा होता हूँ तो मैं आप लोगों को साथ में कुछ गाइड नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि मुझे एक टाइम पे 3-4 काम करने होते हैं जो कि थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसकी कोडिंग को ही आपको एक्सप्लेन किया है और कोडिंग आपके साथ शेयर भी की है। आप इसके ऊपर काम करें, इसको लिखें, और अगर कोई आपको इशू आता है तो आप मेरे साथ डिस्कस करें। इंशाल्लाह सर।
अच्छा, हमारे पास साउथ से कोई है बंदा इस ट्रेनिंग में? जी साउथ से मैं हूँ। साउथ से मिस मरियम आप हैं? जी। अच्छा, मरियम आपके साथ पहले भी मेरी कोई ट्रेनिंग हुई है? पावर बीआई के शायद हुई हो। पावर बीआई की, ठीक है। अगर आप साउथ में आए तो फिर हुई होगी पावर बीआई की, क्योंकि मैंने ली हुई है। हाँ जी, पावर बीआई की ट्रेनिंग भी ऑनलाइन ट्रेनिंग में हुई है साउथ की। साउथ से जाके जो मैंने ट्रेनिंग करवाई थी वो एक्सेल की ही ट्रेनिंग थी। एक ही दफ़ा मैं ज़िंदगी में गया हूँ साउथ ट्रेनिंग करवाने, और तब मैं एडवांस्ड एक्सेल की ट्रेनिंग करवा के आया था वहाँ पे। लेकिन पावर बीआई के लिए अच्छा, फिर अगर पावर बीआई की ऑनलाइन हुई है तो उसमें फिर नहीं हुई, क्योंकि हमारी ऑफिस में हुई थी। फिर वो फिर आतिफ गया हुए, शायद मुझे आतिफ इकबाल, नहीं याद उनका। ठीक। फरूख, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? सर मैं रैन प्लानिंग से हूँ, HQ से, इस्लामाबाद में। आपका तो बैकग्राउंड होगा आईटी का, क्योंकि मोस्टली जो इंजीनियरिंग के लोग होते हैं आईटी बैकग्राउंड के होते हैं लोग। जी सर, मेरा ऑटोमेशन में पाइथन वगैरह में थोड़ा बहुत है बैकग्राउंड कोडिंग। हमारे पास यहाँ पे रजा है, रजा को इरफान भी जानते हैं। वो भी पाइथन में क्लेम करते हैं कि अच्छा खासा उनको पाइथन के ऊपर वो है, नॉलेज है। मैं तो बस अपने काम को इजी करने के लिए बस पाइथन यूज करता हूँ, इससे ज़्यादा आप डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज करते हैं पेंडास और मेटाप्लॉटलिब और नमपाई वगैरह? इतना तो मैं आगे नहीं गया। वैसे एक्सेल्स की फाइल हैंडलिंग वगैरह उस तक अच्छा, यूज कर लेता हूँ। टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर ली, डाटा को एक्सट्रैक्ट करके क्लीन करके अपने फॉर्मेट में एक्सपोर्ट्स निकाल ली, उसकी उस तरह के कामों में यूज कर। यार ये एक ऐसी लैंग्वेज आई है ना, इसने पहले जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सबको एक साइड पे लगा दिया है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, आप मशीन लर्निंग की बात कर लें, आप बहुत सारी चीजें हैं, बड़ा डीपली चीजों को स्टडी करवाती है। और आई गेस इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है लाइक द ओल्ड कोडिंग बहुत इजी है, बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप कोई आम इंग्लिश का सेंटेंस लिख रहे होते हैं, बिल्कुल बातें कर रहे हैं आपस में जैसे। बातें कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो अहमद रिजवानी साहब, मुझे ना एक चीज जो अच्छी लगी है इस सारी ट्रेनिंग में, वो आपकी असाइनमेंट देख के आप लोगों का इंटरेस्ट बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं उसको सीखने में या सारी चीजें करने में। अदरवाइज नॉर्मली जो इंटरनल ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें हर बंदे की तो मैं बात नहीं करता, लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अटेंडेंस लगा रहे होते हैं ट्रेनिंग के अंदर। तो जिसकी वजह से अक्सर मुझे जो है ना वो बाय नेम भी लोगों को कॉल करना पड़ता है ताकि मैं अवेलेबिलिटी चेक कर लूँ कौन है हमारे साथ। अमर, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? सर मेरा नेटवर्क प्लानिंग है। आप भी इंजीनियरिंग से ही हैं? इंजीनियरिंग से हूँ मगर मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का है। अच्छा, हाँ जी, एनपी में मैं आरओई करता हूँ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के। ओके ओके। नेटवर्क प्लानिंग में तो मेरे ख्याल में ये चीजें कैलकुलेट होती हैं ना, साइट कहाँ पे लगनी है, उसके ऊपर कितना वो कॉस्ट क्या है, उसके अगेंस्ट रेवेन्यू कितना आ रहा आएगा, वो इस तरह की जी चीजें। जी, ऐसी ऐसा कैपेक्स ओपेक्स रेवेन्यू, उसकी बेसिस पे उसको फिजिबिलिटीज देखते हैं। फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज मैं देखता हूँ, बाकी टेक्निकल जो है वो रेलेवेंट जो डोमेन के फंक्शंस हैं वो लोग देखते हैं। ठीक। मैंने 2020 और 2021 की जो साइट्स प्लानिंग है ना, इसमें मैं उस टीम का पार्ट रहा हूँ जो हमारी कमर्शियल सही कैंडिडेट सही सही साइट है। कहाँ पे चाहिए, फिर उसके बाद सर्वे कंडक्ट कराना, और सर्वे के बाद फिर उन सारी चीज़ों को एनालाइज करना, और एट द एंड हम फिर जाके E2E के पास या जियो मार्केटिंग जो HQ है उनके जी पास जी, जाके वो ठीक सारी चीज़ें ठीक। दे रहे थे। हाँ जी, हमारी कोऑर्डिनेशन नॉर्मली E2E से या जियो मार्केटिंग से होती है एनपीएस बैचेस के सिलसिले में। ठीक। फातिमा नूर, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मिस फातिमा है हमारे साथ अभी? अच्छा, अभी सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी प्लीज। सर एक अगर कोई एक्सेल शीट हम रिमोट सर्वर पे है जो कि एक टीम के लिए यूज हो रहा है,
सो उसके अंदर कोई हम सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्टिंग करते हैं कुछ रिपीटेटिव काम के ऑटोमेशन के लिए, तो उसकी हम सिंक्रोनाइजेशन को किस तरह मेक श्योर कर रहे होंगे वीबी के अंदर? इसको प्लीज रिफ्रेश करते हैं, आपने अभी क्या क्या स्टेप्स इसमें तो बोला? जहीर, मुझे एक्चुअली ना शायद आवाज कट जाने की वजह से मुझे समझ नहीं हो जाती बात। ये आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलो। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है ये है कि एक लेट से हम एक टीम का कोई एक सेंट्रलाइज्ड शीट है, ठीक है, सेंड ड्राइव में पड़ा हुआ है या एक रिमोट सर्वर में पड़ा हुआ है। अब उसके अंदर कुछ चीजों को हम ऑटोमेट करते हैं, कोई रिपीटेटिव काम से उनको हम ऑटोमेट करते हैं। अच्छा। इस केस में हम सिंक्रोनाइजेशन को, उस डेटा के सिंक्रोनाइजेशन को किस तरह मेक श्योर कर रहे होंगे वीबी के अंदर? बिकॉज अगर कोई डाउनलोड करता है उसको तो उसका कॉपी बन जाता है, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। आप ये चाह रहे हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आपके पास इस तरह से एक सैंड ड्राइव बनी हुई है और उसके ऊपर रोजाना की बुनियाद पे एक फाइल आके पेस्ट कर दी जाती है आईटी की तरफ से। एग्जैक्टली। ठीक है, वो वहां पर एक क्या इसको कहते हैं आईटी की प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज, वो एक शेयर ड्राइव के ऊपर जाके वो जो कि फाइल स्टोर करता रिमोट जाता उसमें पड़ा हुआ है। है और अब उस फाइल को आप क्लीन कर रहे हैं किसी मैक्रो के जरिए। जी जी सर, उस फाइल के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं, लेट्स से मैंने डेली स्टेटसेस ईमेल करने हैं टीम को, बजाय कि मैं खुद जाके मैन्युअली स्टेटसेस निकाल के सेंड करूं, मैं एक मैक्रो लिखता हूँ, वो मैक्रो खुद उस शीट के अंदर वो स्टेटसेस की ईमेल कर देता। अब इसके अंदर सर इशू ये आएगा कि डिफरेंट टीम मेंबर्स अगर उसकी कॉपी बना के स्टेटसेस अपडेट कर रहे हैं या फिर इस तरह का कोई सीन हो, तो उसकी, या फिर कोई एक मैंने कॉपी बना लिया है लेकिन मेरे अपने उस पे लैपटॉप में है, आई वांट कि मेरा जो डेटा है वो रिमोट में जो पड़ा हुआ फाइल की कॉपी है उसके साथ भी सिंक हो जाए। ये फाइल है, इसके अंदर ही आपने चेंजेस की, यहीं पे जो भी आपने करना था फिल्टर्स वगैरह अप्लाई किए और सेंड कर दी जी। तो अब आप कह रहे हैं कि जो आपने सेंड कर दी या जो फाइल्स आपने भिजवा दी हैं वो इसमें स्टोर भी हो जाएं। यस सर, ऐसे ही है, मतलब ये रिकॉर्ड्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे इस कॉपी में भी, फाइल की कॉपी में भी ये रिकॉर्ड्स सिंक हो जाएं, और जो मेरा रिमोट पड़ा हुआ है, सेम फाइल मेरा रिमोट सर्वर पे पड़ा हुआ है, उसके अंदर भी ये रिकॉर्ड्स सिंक हो जाए। इसकी हम ट्राई कर लेते हैं। ये देखें, हमने यहाँ पर ना एक टेम्परेरी लोकेशन लगाई थी। ये देखें, पहली चीज तो ये है ना कि वो जो आपका टेम्प फोल्डर है या जो आपका सैंड ड्राइव है उसके अंदर राइट की एक्सेस आपके पास फिर होनी चाहिए, या उसके अंदर जाके फाइल सेव कर रहे होंगे। हम यहाँ पे अगर आप देखें तो फाइल को डिलीट करते हैं एक जगह पे जाके। लो, ये देखिए, ये सारे ऑप्शन हम इसके किल कर देते हैं और इस फाइल को हम डिलीट भी करते हैं। ये देखें, वो जो हमने शीट या जो एक फाइल जो कुछ भी हम क्रिएट करते हैं वो हम डिलीट कर देते हैं। इसी तरह ईमेल को भी हम जो है वो क्लोज और वो सारा कुछ, यहाँ पे भी फाइल को क्लोज करते हैं, टेम्परेरी फाइल को डिलीट करते हैं। तो अगर हम ये डिलीट के ऑप्शन यहाँ से निकाल दें और हमारे पास सैंड ड्राइव की एक्सेस हो और हम उसको ये टेम्परेरी फोल्डर में सेव करने की बजाय हम इसको वो पाथ दे दें कहाँ पे जाके इसने सेव करना, तो ये वहाँ पे फाइल्स को सेव भी करता जाएगा। ओके, श्योर श्योर सर, ठीक हो गया। अभी 10 मिनट की ब्रेक ले लें, नमाज पढ़ लें और नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं दूसरे मैक्रो को। उसको आज के दिन में हम क्लोज करेंगे। कल के दिन में भी एक मैक्रो होगा और लास्ट डे के ऊपर हम उन तमाम मैक्रोज के ऊपर जाके डिस्कशन करेंगे। मुझे कल के मैक्रो के लिए भी डेटा भी आपका रेडी करना है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो उसके ऊपर मैक्रो लगा हुआ है, वो भी किसी के लिए मैंने काम किया था। यहाँ पे आई थिंक उसका रॉ डेटा मेरे पास नहीं होगा ऐसे। नहीं, ये नहीं, ये कभी हम सेशन के बाद कर रहे होंगे। वो है ये वाला। ये किसी अकाउंट्स के बंदे ने मुझसे बनवाया था। ये बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन मैंने इन ऑप्शंस के ऊपर अभी कोई लिंक शिंक नहीं दिए थे। मैंने सिर्फ एक ये बटन ऐड किया था इसके अंदर, न्यू प्रॉपर्टी ऐड करने का। ये हम कल के दिन में डिस्कस करेंगे। इसका डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जिसके अंदर मैक्रो नहीं होगा, मैक्रो हम बाद में उसके ऊपर लिखेंगे। अगर ये आप लोगों ने कर लिया ना तो इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, इवन के न्यू चीजें भी आपको मिलेंगी डिस्कशन करने के लिए कि
नॉर्मल यूज के मैक्रोज जो है बड़ा इजीली आप बना लिया करें। चलें इसमें बात करेंगे इंशाल्लाह कल के दिन में, और अभी ब्रेक कर लें, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ग्रेट, 3 लोग वापस आ गए। मजीद जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हैं तो मुझे बता दें ताकि इसको हम कंटिन्यू कर लें। लेट्स जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। अच्छा, मैं पहले आपको ना इस मैक्रो के बारे में कुछ बता देता हूँ कि ये बेसिकली इसकी वर्किंग क्या है। हमारे पास ये 4 कॉलम्स हैं, एक डेट का कॉलम है, एक टाइम स्टार्ट का है और एंड टाइम का है, और उसके बाद जोन है। जोन बेसिकली एक बिल्डिंग का नाम है जिसके अंदर हम ये सॉरी एक सब्जेक्ट का नाम है जिसके अगेंस्ट ये क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये वो स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं या समथिंग इस तरह से। फिर बिल्डिंग और उसका रूम है, ये बेसिकली ना एक बिल्डिंग और उसका रूम नंबर का नाम है जहां पर ये क्लास कंडक्ट होगी। तो ये डेट है, इस डेट को इतने बजे से इतने बजे तक साइंस की ये क्लास कंडक्ट होगी इस लोकेशन के ऊपर। और इसके टोटल इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं वो 4 हैं। अब ये करेगा क्या इस मैक्रो कि यहाँ से सबसे पहले डेट को फिल्टर करेगा इस पर्टिकुलर डेटा में से, जो कि स्टूडेंट एचआर स्केड्यूल के नाम से है। ये स्टूडेंट्स की लिस्ट है और उनकी अवेलेबिलिटी है, अटेंडेंस है, कब से कब तक वो लोग अवेलेबल हो सकते हैं। फिर वो टाइम को देखेगा, अगर तो इस टाइम के दरमियान में ये वाला टाइम फॉल कर रहा है तो फिर वो उस टॉप स्टूडेंट को पहले पिक करेगा और उसका नाम यहाँ पे एंटर कर देगा। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर ये एक नए क्राइटेरिया के ऊपर जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स वही उसके चल रहे हैं, लेकिन अब देखें ये टाइम जो है ना ये चेंज होता जा रहा है, स्टार्ट टाइम इसका चेंज हो रहा है। तो अगर तो ये स्टूडेंट फ्री है इस टाइम स्लॉट के अंदर तो इसको यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, अदरवाइज स्किप करके आगे चला जाएगा। और ये हर दफा क्या करता है कि हर एक टाइम स्लॉट को चेक करता है स्टूडेंट्स के अंदर, और जहां पर जाके ये बेस्ट मैच आए यहाँ से ये वैल्यू पिक करता है। ये वैल्यू वो पिक करता है और इस वैल्यू को जाके स्टोर करता है। तो यहाँ पर जो मैचिंग क्राइटेरियाज हैं वो 4 हैं, जिनकी बेस के ऊपर हम एक फॉर लूप रन करेंगे और उस फॉर लूप की मदद से हम डेटा लेके आएंगे। अगर अब मैं इस मैक्रो को रन करूं तो बड़ा सिंपल सा लगता है कि इसने कुछ स्टूडेंट्स पिक किए और यहाँ पे लाके उनके नाम लिख दिए, लेकिन एक्चुअली ये करता क्या है जरा एडिटर में जाके देखते हैं। इसका नाम है सब मैच लूप, और ये उसी तरह से मैंने डिक्लेयर किया जिस तरह से नॉर्मली हम डिक्लेयर कर रहते हैं, और एंड सब भी इसके साथ हमने ऐड किया हुआ। एक ही वेरिएबल इसके अंदर हमने डिक्लेयर किया है रेंज के नाम से। रेंज हमने जो है वो सी के किया, और इसके बाद 2 वेरिएबल ऐसे हैं जो कि डिक्लेयर नहीं किए लेकिन हम यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो उनको भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हमने ये 2 वर्कशीट स्टोर की हैं, वर्कशीट के नाम स्टोर किए हैं। बेसिकली ये स्ट्रिंग है, एस भी एक स्ट्रिंग है और जीटी भी एक स्ट्रिंग है। तो अगर आप चाहें तो इनको कर सकते हैं। और मैंने आपको कल एक ऑप्शन एक्सप्लिक के नाम से कोड बताया था, अगर इसके टॉप पे वो कोड लिख देते हैं, और या फिर आप प्रेफरेंसेस में नहीं था, वो ऑप्शंस में था। ऑप्शन से जाके रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन को चेक कर देते हैं तो इन दोनों केसेस के अंदर यहाँ पर ये एरर थ्रो करता। अब चूंकि हमने विदाउट डिक्लेरेशन यूज किए हैं तो हम चाहें तो इनको डिम
एस एस स्ट्रिंग और GTS स्ट्रिंग कर रहे हैं। अब ये कर क्या रहे हैं, ये इन शीट्स के नाम को, इस चीज को इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो जब भी हम इस पर्टिकुलर शीट, अच्छा ये शीट्स और वर्कशीट ये एक ही चीज है, वर्कशीट्स लिखें या शीट्स लिखें ये एक जैसा ही काम करते हैं, लेकिन जो हमारे ओल्डर वर्जन हैं एक्सेल के उसके अंदर शीट्स जो है ये एक्सेसिबल नहीं होता था, हम वर्कशीट हमें पूरा लिखना पड़ता था। तो वही प्रैक्टिस शायद अभी भी है लोगों की कि वो उसमें ऐड करते हैं। शीट्स के जरिए आप शीट का नाम रीड करते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर, और GT के नाम से एक दूसरी शीट, ये देखें ये एक शीट है और ये दूसरी शीट है, उसका नाम आप कॉपी करके एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। उसके बाद हम एस शीट कौन सी है हमारी, HR स्टूडेंट HR स्केड्यूल, ये इसके अंदर A1 सेल में जाते हैं। ये देखिए ये A1 सेल है और मुझे कोई बताएगा कि इसका क्या मतलब है। इरफान और फजल के अलावा और अली शेख के अलावा कोई बंदा मुझे बताए कि इसका क्या मतलब है। जो हमने S.range A1 उसके बाद डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट रो किया हुआ है, इसका मतलब क्या है? सर एक्सेल शीट में कॉलम के एंड तक जाना है, ये काम करता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमने बेसिकली इन दोनों के लास्ट रिकॉर्ड्स जो है वो फाइंड किए, कितने हैं 52 इसके अंदर हैं, और इसको भी हमने यहाँ तक इसको रन करके देख लिया। फिर एक और वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन उसको हमने वेरिएबल फाइंड किए हैं। तो आपने जिस वक्त ये मैक्रो लिखना है ना, तो आपने ये तमाम के तमाम वेरिएबल्स स्टोर करने हैं। SBZT को भी करना है और उसके बाद N को भी आपने डिक्लेयर करना है। C ऑलरेडी हमने किया हुआ है। अच्छा, N जो है ये होगा इंटीजर, ये आप नोट कर लीजिएगा, और S और ZT ये दोनों होंगे स्ट्रिंग। फिर हम जी फॉर ईच लूप के साथ काम शुरू करते हैं। अब फॉर ईच CN ये हमारी लूप यहाँ से यहाँ तक चलेगी, ये P2 से लेके P115 तक, ये वो कॉलम है जहां पर जाके हमने वैल्यूज को स्टोर करते जाना है। ठीक है, और अगर आप ZT रेंज के अंदर यहाँ पर देखें तो ये कॉलम हमारा ब्लैंक होता है, ये जो P कॉलम है ना ये ब्लैंक होता है। 115 तक क्यों है उसकी भी एक रीजन है जिसके ऊपर मैं अभी इस वक्त वर्किंग कर रहा हूँ, और अगर होपफुली मैं सक्सेसफुल हो गया तो मैं आप लोगों के साथ वो मैक्रो शेयर भी कर दूंगा। जब मैं इसको इससे ज्यादा करता हूँ ना, जब मैं इसकी रेंज को बढ़ाता हूँ तो ये लूप कैलकुलेशन में टाइम और ज्यादा लेना शुरू कर देती है, और इन सम केसेस मेरा सिस्टम हैंग हो जाता है। इसकी मेमोरी या प्रोसेसर जो है वो हाईली यूटिलाइज होता है, और लूप क्योंकि बार बार रन हो रही है और ये बहुत सारी कैलकुलेशन अपने अंदर कर रही है, तो मेरा सिस्टम जो है वो हैंग हो जाता है। इसलिए मैंने इस रेंज को स्टैटिक किया हुआ है यहाँ से P2 से लेके P115 तक। लेकिन मैं इसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ कुछ चीजें मैं यहाँ से हटा के अगर इसको मैं डायनामिक कर सकूं तो मैं वो करूंगा और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। उसके बाद ये एक और मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये बेसिकली सी हमारा ये एक वेरिएबल था जो कि इस रेंज P2 से ले रहा है, तो इसका रो नंबर बेसिकली ये पकड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे 2 से इसने पिक किया है, तो यहाँ पर रो नंबर 2 है, 3 4 5 6, तो ये इस पर्टिकुलर रेंज के P के अंदर है उसकी रो नंबर को CR के अंदर स्टोर करता जा रहा है। हर दफा जो भी वैल्यू यहाँ पे आई है रो नंबर उसको ये इसके स्टोर कर रहा है। अब आती है मैचिंग की बारी, हमने मैच क्या क्या किया है। इसके अंदर आपको बहुत सारे वेरिएबल्स मिलेंगे जो कि डिक्लेयर नहीं मैंने किए हुए। ना करने की कुछ भी रीजन हो सकती है उसको, लेकिन आपने ये तमाम के तमाम वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। जरा इसमें से थोड़ी सी स्पेस कम कर लूं, ऐसे किसी को दिखाने के लिए कि कोड मैंने बहुत ज्यादा लिखा है तो हम स्पेसेस वगैरह भी ऐड कर देते हैं, कमेंट्स ऐड कर देते हैं। हाउएवर के कोड इतना नहीं है, ये कोड बहुत थोड़ा सा है, लेकिन सिर्फ एक लूप की वजह से इसकी वर्किंग बहुत है। ये देखें कोड बहुत थोड़ा सा है। अच्छा, ये जो मेरा लूप है ना, ये फॉर ईच लूप यहां से चलता है और ये यहां तक जाके अपना काम करता है। और एक्चुअली ये जो चीज है ना, फॉर लूप यहाँ पे एंड हो रहा है और ईच यहाँ से हर दफा लूप कर रहा है।
तो ये बेसिकली डू वाइल फॉर ये दोनों करके हर हर दफा उसको रिपीट कर रहे हैं। लूप के अंदर एक और लूप है जिसकी वजह से हमारा ये टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं जी कि हम 4 डिफरेंट वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। एक है बी मैच के नाम से, एक एस मैच के नाम से है, ई मैच के नाम से है और डब्ल्यू मैच के नाम से। ये 4 वेरिएबल्स हैं डिक्लेयर नहीं किए हुए, आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये कर क्या रहे हैं, ये बेसिकली एज अ रेंज जो है ना ये डिक्लेयर होंगे, क्योंकि इनके अंदर हम पूरी की पूरी रेंज स्टोर कर रहे हैं। एप्लीकेशन ले रहे हैं, एप्लीकेशन में इंडेक्स है हमारा एस रेंज बी कॉलम के अंदर। देखेंगे सबसे पहले जो हम बी कॉलम को मैच कर रहे हैं, तो बी रेंज के अंदर हम ये कॉलम स्टोर कर रहे हैं। और ये एस रेंज है, तो एस रेंज हमारी इस सेल के अंदर है। ये हमारा बी कॉलम है और इसको हम स्टोर कर रहे हैं। और एन एन क्या चीज है, कोई बता सकता है एन क्या चीज है? एनीवन? फजल? तो ये रोज के को लिमिटाइज नहीं कर रहा कि इतने नंबर ऑफ रोज तक, जितनी भी रोज आएंगी सारी वो रोज को क्या, कंसीडर। लेकिन ये इसमें वैल्यू क्या है? एन फॉर अनलिमिटेड तो नहीं है ये? तो इसकी वैल्यू 2 हमने ऊपर दी हुई है यहाँ पे। होगा क्या कि ये 2 इसमें स्टोर करेगा फर्स्ट टाइम पे, उसके बाद 2 + 1 हो जाएगा। ये देखें नीचे इसको ना मैंने डू वाइल में जाके प्लस किया हुआ है, यहाँ पर भी आप देखें ये प्लस किया हुआ है फॉर लूप के अंदर भी। तो ये हर दफा जब भी ये लूप रन होगी, तो नेक्स्ट टाइम अगर 2 है तो नेक्स्ट टाइम ये 3 होगा, फिर 4 5, तो जब तक ये लूप चल रही है ये इसमें एक ऐड करता जाएगा और इसको यहाँ पर और यहाँ पर स्टोर करता जाएगा। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन को हमने इसका ये वाला पोर्शन लिया, B1 लेट से ले लिया, और दूसरी एप्लीकेशन जो है, जो हमारा दूसरी शीट है बेसिकली, उसके साथ हमने मैच किया है। अब अगर आप गौर करें ना तो इंडेक्स मैच का फंक्शन यहाँ पे यूज हुआ है। इंडेक्स मैच का फंक्शन आप लोगों ने एक्सेल के अंदर यूज किया होगा, अल्टरनेट ऑफ वी लुकअप होता है ये बेसिकली। किसी को आइडिया है इंडेक्स मैच का? आई थिंक सबको इसका आइडिया होगा। इंडेक्स का क्या काम है? इंडेक्स हमें किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के अगेंस्ट डेटा रिटर्न करता है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये डेटा आ गया, और अगर मैं इसमें से 5th लोकेशन को इंडेक्स करना चाहूँ, इंडेक्स ये एरे है कॉमा 5, अगर मैं इसको इंडेक्स करना चाहूँ तो ये मुझे 5th लोकेशन के ऊपर जो भी वैल्यू लिखी है वो रिटर्न कर देता है। ये देखें यहाँ पर ये वैल्यू है। मैच का क्या काम है? ये बिल्कुल ना इसकी अपोजिट काम करता है। इसको हम कोई टेक्स्ट देते हैं सर्च करने के लिए, और ये सर्च करने के बाद उसकी लोकेशन हमें रिटर्न करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर इज इक्वल टू मुझे सर्च करना है कि ये वाला जो टेक्स्ट है इस कॉलम के अंदर किस जगह पे है, मैं इसको एग्जैक्ट मैच लेगा तो ये मुझे उसकी लोकेशन बता देगा, 5th लोकेशन है। तो यहाँ पर हम इंडेक्स मैच को यूज कर रहे हैं। बेसिकली एक शीट को दूसरी शीट से मैच करते हैं, और मैच करने के बाद अगर वो मैच हो जाती है तो हम उसकी वैल्यू पिक कर लेते हैं। कहाँ गया? ठीक है, अब ये पहला इंडेक्स या एप्लीकेशन डॉट इंडेक्स हमने लिया बी कॉलम को, बी कॉलम से जो वैल्यू पिक करेगा एस में से। अब बी कॉलम है हमारा ये, इसमें से वैल्यू पिक करेगा और इस वैल्यू को एक्चुअली वो ले जाएगा सर्च कहाँ पे करेगा, ZT के अंदर डी कॉलम है। डी कॉलम हमारा यहाँ पर ZT के अंदर ये है। जोन को उसने सर्च किया और फिर उसने जो जिस रेंज के ऊपर जाके सर्च करना है वो फिर इसी एस शीट के अंदर F कॉलम है। तो F कॉलम ये देखें,
यहाँ पर भी साइंस लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, जो भी डिपार्टमेंट है, जोन है, समथिंग जो भी है उसका नाम लिखा हुआ है। अब पहला मैच इसने क्या किया, पहला मैच इसने ये किया कि इंडेक्स मैच के जरिए यहां से वैल्यू उठाई, इंडेक्स मैच, हाँ, यहां से इसने वैल्यू पिक करनी है, इस कॉलम को उसने मैच करना है और कॉलम मैच होगा एफ के साथ। अगर उसको ये वैल्यू मिल जाती है, ये स्टूडेंट नाम, स्टूडेंट का नेम जो है वो उसको मिल जाता है, फिर उसके ऊपर उसने कुछ मजीद भी चीजें चेक करनी है। जैसे जी कॉलम को उसने चेक करना है कि जी कॉलम इज लेस देन और इक्वल टू जेड टी रेंज बी कॉलम। तो ये बेसिकली ना ये आ जाती है आपकी एक टाइम ये होगा स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, और यहाँ पर है डेट। ये तीन चीजें भी साथ में मैच हो रही हैं। तो एस मैच के अंदर अगर आप देखें जी कॉलम ऑफ दिस, ये स्टार्ट टाइम है, इसको हम जेड टी के बी कॉलम के साथ मैच कर रहे हैं, ये बी कॉलम है। इसी तरह से अगर एच कॉलम को देखें आप, एच कॉलम के अंदर एंड टाइम है और एंड टाइम को भी हम स्टार्ट टाइम के साथ ही मैच कर रहे हैं कि उससे ज्यादा हो। बेसिकली प्रॉब्लम स्टार्ट टाइम की है, एंड टाइम की नहीं है। वो स्टूडेंट्स को आपने वहां पर एलोकेट करना है। तो हम कर ये रहे हैं कि हम इस टाइम को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे पहले कंपैरिजन हमारा था जोन का, दूसरा स्टार्ट टाइम और एंड टाइम का था, और ये दोनों कंपैरिजन हमारे बी कॉलम के साथ हैं। फिर अगर ये भी ट्रू हो जाते हैं तो फिर हम डेट के ऊपर जाके चेक लगाते हैं, और डेट हमारी ए कॉलम में, यहाँ पर भी ए में है और यहाँ पर भी है। तो एस के केस में भी डेट ए में है और जेड टी के केस में भी हमारी डेट जो है वो ए कॉलम में। ये सारे की सारे क्राइटेरिया जो हैं ये पूरे हो जाते हैं तो हमारी ये जो वैल्यू हमने सेव की थी, पहले तो हम उसको चेक करेंगे कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एक वैल्यू फॉल्स आ गई है। अगर तो ये हर चीज मैच हो गई है एक पर्टिकुलर एन नंबर ऑफ रो के ऊपर, ये देखिए ये हमने क्या किया जी, इफ इज एरर बी मैच और एस मैच इज इक्वल टू फॉल, यहाँ पर तो आएगा एरर। वो अगर इंडेक्स मैच पूरा नहीं कर रहा तो इफ एरर के जरिए हम उसको चेक कर रहे हैं, फिर एस मैच को चेक कर रहे हैं, फॉल्स है, ई मैच जो कि हमारा एंड टाइम है उसको मैच कर रहे हैं, फिर हम डेट को मैच कर रहे हैं। अगर ये कोई भी इनमें से चीज फॉल्स होती है तो फिर इसको हमने दोबारा से रन करना है n+n1 के साथ। अब वो रन होगी, अब फिर से दोबारा से ये शुरू हो गई है। अब ये फिर बी मैच करेगा, जेड टी में हमने रेंज दे दी डी की, और एंड सी आर क्या चीज है, सी आर हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है सी डॉट रो। ये बेसिकली रो नंबर ले रहा है, हमारे एम्प्टी रो नंबर ले रहा है। अब देखें इसका काम यहाँ पे शुरू होता है कि जो भी हमारा एम्प्टी रो नंबर होगा, लास्ट रो नंबर होगा इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, इस रेंज में, ये उसी को दोबारा से डी कॉलम को मैच कर रहा है एफ कॉलम के साथ। और डी कॉलम जेड टी का है, इसका डी कॉलम है, और इसका जो है वो एफ कॉलम। इन दोनों कॉलम्स को यहाँ पे ये मैच करता है। और एफ में इसने फिर एन ले लिया, n+1 था, पहले हमने फर्स्ट रो के साथ मैच किया है, अब सेकंड के साथ कर रहे हैं, और इसी तरह से ये हम सिलसिला चलाते रहेंगे। फिर इसी तरह से हम स्टार्ट टाइम को मैच कर रहे हैं, एंड टाइम को मैच कर रहे हैं। स्टार्ट टाइम के केस में हमने एस रेंज को हमने एन के साथ कर दिया है, और जेड टी रेंज को हमने सी आर के साथ अटैच कर दिया। सी आर बेसिकली वो एम्प्टी रो है, इसके अंदर हम जब तक ये पहली रो फिल नहीं होती हम इसको आगे मूव नहीं करते। ये हर दफा दूसरी शीट के अंदर लूप को रन कर रहा है और इस चीज को मैच कर रहा है। जब ये मैच इसका ओके हो जाता है फिर ये दो कॉलम मैच करता है। अगर ये भी ओके हो जाता है तो फिर ये फर्स्ट कॉलम की तरफ मूव करता है, और अगर ये सारे ओके हो जाएं तो फिर ये इफ में नहीं घुसेगा, फिर ये इफ के अलावा जो है वो कहीं पे अपना डेटा स्टोर करेगा। अच्छा जी, या हमने एक दफा फिर मैच कर लिया, अब क्या हुआ हमारे पास एक दफा फिर से चीजें फॉल्स हो गई हैं, दूसरी दफा भी हम सक्सेसफुली मैच नहीं कर सके। हम डू वाइल लूप जो है उसको रन करते हैं। डू वाइल लूप में
जब हम लूप स्टडी कर रहे थे तो हमने डिस्कस नहीं की थी, इसको भी डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे कि डू वाइल बेसिकली किस तरह कैलकुलेशन करता है, इसकी बेसिक्स मैं आपको समझा दूंगा। अगेन बी मैच फॉल्स हो गया, एस मैच। अच्छा ये देखें यहां पर ना और लगाया हुआ है, और का मतलब ये है कि अगर ये अकेला या ये पूरे का पूरा फंक्शन इसमें से कोई एक फॉल्स हो जाता है तो ये हमारा डू वाइल लूप जो है ये रन करता रहेगा जब तक कि वो सारी चीजें ट्रू नहीं हो जाती। हमने n में एक प्लस किया था, एक और प्लस कर दिया, यानी कि यहां पर ये n की वैल्यू 3 होगी थी, अब n की वैल्यू हो गई 4। अब डू वाइल जब तक रन करता रहेगा n की वैल्यू इंक्रीज करती रहेगी। इफ n इज ग्रेटर देन n स्टूडेंट प्लस 1, n स्टूडेंट क्या चीज है? n स्टूडेंट है बेसिकली आपकी शीट का लास्ट सेल। तो अगर वो n स्टूडेंट प्लस 1 से इंक्रीज कर जाता है, यानी कि उसने एक दफा पूरी की पूरी शीट जो है उसको एवेलुएट कर लिया है, तो फिर वो दोबारा शुरू कर देगा n इज इक्वल टू 1 से, और यहां पर जाके हमारा ये इफ जो है ये क्लोज हो जाता है। लूप जो है इसको, सॉरी ये वाला लूप जो है ये हम फर्दर इसको रन करते हैं बी मैच के साथ, फिर उसको एस मैच करते हैं, ई मैच करते हैं और डब्ल्यू मैच करते हैं। बी मैच मींस कि हमने उसका जो जोन है उसको मैच किया है, जो बी कॉलम और एफ कॉलम था, सॉरी डी कॉलम और एफ कॉलम था। एस मैच का मतलब है स्टार्ट टाइम को हम मैच कर रहे हैं, और ई मैच का मतलब है कि स्टूडेंट शीट के एंड टाइम को जो मेन शीट थी, स्केड्यूल शीट थी, उसके स्टार्ट टाइम के साथ मैच कर रहे हैं। और डब्ल्यू मैच जो है ये बेसिकली अगेन मैचिंग करता है बेसिकली डब्ल्यू मैच जो है ये डेट को मैच करता है, इस डेट को दूसरी डेट के साथ। ये हमारी डू वाइल लूप है, यहां तक ये काम कर रही है। जैसे ये सक्सेसफुल होती है तो सी के अंदर, अब सी में हमने क्या स्टोर किया हुआ है, ये एक हमारा वेरिएबल है और ये वेरिएबल एज अ रेंज है। तो इसके अंदर वो जो भी डेटा हमारा वहां से हमें मिला वो हमने इसमें स्टोर किया। अच्छा ये तो वो था कि अगर हर दफा हम फॉल्स होते जा रहे हैं, यहां से यहां तक फॉल्स होते जा रहे हैं, अगर ये पहली मर्तबा ही सब कुछ मैच हो गया तो ये फिर सब कुछ स्किप करके यहाँ पे आ जाएगा। ये सी के अंदर वो जो मैचिंग है कॉलम उसकी वैल्यू स्टोर कर देगा, और ये हमारा यहाँ पर एंड जो है ये क्लोज हो जाता है। फर्स्ट मैचिंग की, सब कुछ फॉल्स हो गया, तो हमने डू वाइल लूप भी यूज की, उसको दोबारा से कैलकुलेट किया और फिर एक दफा कैलकुलेट किया, और जब हमें मैचिंग वैल्यू मिली तो हमने सी में जाके वो रेंज स्टोर कर दी। और अगर ये मैचिंग वैल्यू हमें स्टार्ट में मिल जाती है, यहीं पे ये सारा कुछ मैच हो जाता है, तो वो सिंपली क्या करेगा, वो वैल्यू सी वेरिएबल जो कि रेंज वेरिएबल है उसमें स्टोर कर देगा। और ये देखिए हमने यहां से जब स्टार्ट किया था ना एन लूप, तो हमारे पास n इज इक्वल टू 2 था। तो अगर हमें n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टूडेंट मिलता है, हमने ये सारा कुछ किया, अभी तक हमारी फॉर लूप क्लोज नहीं हुई। अगर ये इस शीट से यानी कि 53 पे आ जाता है और 53 में कुछ भी नहीं है डेटा, तो ये दोबारा से, या इस तक इसको नहीं मिला तो ये दोबारा शुरू कर देगा 2 से, ये फिर स्टार्ट यहीं से करेगा और ये हर दफा इसको रिपीट करता रहेगा। और इसका एल्स क्या है जी, n इज इक्वल टू n प्लस 1। अगर हमें ये इज इक्वल टू इससे नहीं है, यानी कि यहाँ तक नहीं पहुंचे, हम इसको 1 2 3 ऐसे आगे कैलकुलेट कर रहे हैं और कंपैरिजन करते जा रहे हैं। लूप हमारा एंड हो जाएगा और उसके बाद ही हमारा जो लूप है वो भी एंड हो जाएगा। अच्छा डू वाइल बेसिकली क्या करता है, डू वाइल भी लूप की तरह काम करता है। इसमें सिर्फ ये है कि आप कोई क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हैं। इफ फॉर लूप के अंदर आप उसका स्टार्ट और एंड उसको बता देते हैं कि कब तूने लूपिंग स्टार्ट करनी है और कब जाके खत्म करनी है। यहाँ पर आप उसके ऊपर क्राइटेरिया इफ की तरह एक मेंशन कर देते हैं कि ये और ये स्टेप्स अगर ना हो तो ये लूप रन करते रहो, और जब ये सारे के सारे स्टेप जो है ये कंप्लीट हो जाए तो आपने लूप को स्टॉप कर देना। बेसिकली यही लूप है जो कि मुझे
115 या 120 या इवन 200 रोज से आगे नहीं जाने दे रहा, वहां पे जाके मेरा लूप जो है वो हैंग हो जाता है। अभी इसके ऊपर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, कोड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर। इसके ऊपर आपने एक मैक्रो लिखना है और ये आपकी असाइनमेंट कल के दिन के लिए नहीं है, उससे नेक्स्ट डे के लिए। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? फजल साहब? प्रैक्टिस तो मस्ट है, पहले आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली, फिर ही मेरे पास आएंगे क्वेश्चन करने। लेकिन जो सिंटैक्स के कुछ नए पार्ट्स हमने इसमें देखे हैं, उनमें से कुछ चीज़ अगर समझ नहीं आई तो वो आप पूछ लें मुझसे। जैसे हमने नई चीज़ देखी है इंडेक्स मैच, वो एक सिंपल एक्सेल का फंक्शन है, एप्लीकेशन डॉट के साथ हमने उसको यूज़ किया। इसी तरह डू वाइल नया था, वो मैंने आपको बता दिया है कि उसके लिए हम क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, उस क्राइटेरिया के ऊपर जब तक वो पूरा नहीं उतरता तो वो उसको रिपीट करता रहता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कह दूं डू वाइल n इज इक्वल टू 50 और एक्चुअली n की वैल्यू 1 हो, और मैं उसको हर दफा लूप के अंदर जाके कोई एक स्ट्रिंग लिखता हूं और स्ट्रिंग के साथ साथ मैं n इज इक्वल टू n+1 कर देता हूं, तो वो 50 टाइम उसको रिपीट करता रहेगा जब तक वो n की वैल्यू जो है वो उस लेवल तक नहीं पहुंचती। अच्छा सर, जो शीट आपने दिखाई स्टूडेंट्स वाली जहाँ पे उसने हमें डाटा रिटर्न करना है, वहाँ पे देखें तो एक टाइम में 3 या 4 स्टूडेंट्स के लिए रोज क्रिएट हुई हुई हैं। अगर उस टाइम मार्जिन में 3 या 4 जितनी हमें क्रिएट की में से ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, 4-5 आ जाते हैं, तो उनके लिए वो अलग लाइन क्रिएट करेगा? नहीं, उसको स्किप कर देगा वो। अच्छा, सिर्फ पहले जो 3-4 हैं जो अवेलेबल स्लॉट्स हैं उनको उठा लेगा, बाकियों को छोड़ देगा? असल में ये जिस बंदे का ये काम था ना, वहां पे होता ये है, ये यूएसए का है बंदा, वहां पे होता ये है कि वहां पे 1-to-1 ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। हर रूम के अंदर एक अलग से ट्रेनिंग सेशन होता है या एक टीचिंग सेशन होता है। तो वहां पर एक रूम के अंदर या एक सेशन के अंदर आप बहुत ज्यादा बंदे नहीं ऐड कर सकते। कहीं पे 4 होंगे, कहीं पे 3 होंगे, किसी एक रूम के अंदर 1 पर्सन होगा जो कि वहां पे जाके उसको ज्वाइन कर सकता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइंड है जोन के अंदर। अब देखें, ये पहला जो जोन है इसमें 3 बंदे सिर्फ एंटर कर सकते हैं। फिर दूसरा जो है ये 10:50 से लेके 11:35 तक है। कुछ सेकंड टीचर है वो इसको आके ज्वाइन करेगा और वो इसी पर्टिकुलर रूम के अंदर बैठेगा। फिर इस रूम को दोबारा से 11:50 से दोबारा से इसके अंदर स्केड्यूलिंग शुरू हो जाएगी। सही है, ठीक है। मगर सर, एक स्टूडेंट को उसने 10:45 वाली क्लास में एंटर कर ली है, ठीक है, मगर उसके पास एक और टाइम स्लॉट भी है, तो वो नीचे दोबारा उसका नाम तो नहीं लाएगा इसमें? नहीं नहीं, वो स्टूडेंट उसने देखें लूप ने क्या किया है, लूप ने ये किया है कि उसने एक दफा तमाम स्टूडेंट्स को गो थ्रू किया। अगर एक स्टूडेंट उसको मिल गया है तो लूप तो खत्म होगी ना, वो तो अगली रो पे चला जाएगा। सही। हाँ, ये हो सकता है कि एक स्टूडेंट है वो सुबह 7 बजे आया, उसने 1 बजे जाना है और 1 बजे के दौरान उसको 4 स्लॉट्स मिलती हैं, 4 डिफरेंट रूम्स के अंदर डिफरेंट पीरियड्स मिलते हैं, तो वो सारे उसके अंदर ऐड हो सकता है। सही है, जो 4 डिफरेंट क्लासेस मिलेंगी उसमें ऐड हो जाएगा, मगर सिमिलर क्लास में नहीं जाएगा दोबारा। नहीं जाएगा। सही है, सही। अच्छा, इसका जो रॉ डेटा है ना, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ क्योंकि इसकी प्रैक्टिस के लिए वो जरूरी है। और ये है जी इसका रॉ डेटा। ये थोड़ा सा मैंने क्लीन फॉर्म में रखा हुआ है। ये सिर्फ वो अच्छा नहीं, ये तो डेटा है जो कि आफ्टर लूपिंग था। ये न्यू फोल्डर, इसमें क्या है, रॉ एग्जैक्ट। इसके ऊपर कुछ स्टेप मैंने किए थे इस डेटा को क्लीन करने के लिए, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर इस तरह नहीं करता क्योंकि आपको इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। इस डेटा को क्लीन करने के लिए उसका एक अलग से मैक्रो है जिसको हम टाइम मिला तो जरूर डिस्कस करेंगे। ये इस फाइल में क्या चीज़ है, हाँ जी, ये डेटा है इसमें। ये देखें, ये है बेसिकली
ZT यानी कि जो जोन वाला है उस शीट का, और ये स्टूडेंट शीट का है। तो ये डेटा मैं आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ। सर इस पे एक क्वेश्चन है मेरा। जी प्लीज। सर क्योंकि ये टॉप से बॉटम पे चेक करता है कि फर्स्ट जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको फिल कर देता है, तो अगर स्टूडेंट्स की जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाए तो वो डिफरेंट रिजल्ट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हो स्टूडेंट सकता है ना, मिसाल के तौर पे एक स्लॉट के अंदर चार स्टूडेंट्स थे और रख हम एक सकते हैं, और हमने ऑर्डर उसका रिवर्स कर दिया है। अब चूंकि उसने तो सिर्फ देखना है कि इन स्टूडेंट को टॉप से उसने शुरू करना है ना, इंडेक्स मैच के साथ, टॉप फिर सेकंड फिर इस तरह से। तो अब रिवर्स ऑर्डर हुआ है, तो हो सकता है जो लास्ट टाइम स्किप हो रहा था अब वही वो उसको पिक करता हो। मेरा क्वेश्चन ये, फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हैं वो लास्ट में इस पूरी लिस्ट में लास्ट में आते हैं, तो उनके कम चांसेस हैं कि उनको कम स्लॉट्स मिलेंगे, और जो स्टूडेंट्स ऊपर हैं उनको ज्यादा चांसेस हैं, बिकॉज स्टार्ट से होते हैं और वो स्लॉट फिल हो जाते हैं स्टार्ट से ही। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। ये उनकी स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी है। हर स्टूडेंट की अवेलेबिलिटी आप देखें, 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की अवेलेबिलिटी है इनकी। इसी की बेस से ये चेक कर रहा होता है और उनको असाइन कर रहा होता है डिफरेंट क्लासेस। सिर्फ एक छोटी सी चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास मैक्रो नहीं है और, लेकिन कोई इशू नहीं है, मैक्रो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बड़ा सिंपल सा है और वो रिकॉर्डेड मैक्रो है। वो इस तरह से नहीं है कि मैंने उसको जो है ना वो, या बल्कि मैं देख लेता हूँ अगर मुझे मिल जाता है। डेटा क्लीन मैक्रो, अब स्टूडेंट स्केड्यूल का डेटा जो है ना वो इस फॉर्मेट में नहीं आता। वो किस फॉर्मेट में आता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये एक सिस्टम से रन होता है ये डेटा, और उस सिस्टम के अंदर जो स्केड्यूल का डेटा है वो इस तरह से है। ठीक है, अब हमारे मकसद के ये 4 कॉलम है ये वाले, तो हमने क्या किया कि ये 4 कॉलम स्केड्यूल के उठाए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए। एफ लिखा हुआ है, स्टार्ट टाइम इस तरह से लिखा हुआ है, एंड टाइम इस तरह से लिखा हुआ है। आपको इससे आइडिया भी हो रहा होगा कि ये किसी सिस्टम से रन किया हुआ डेटा है। इसी तरह से अगर मैं स्टूडेंट की रॉ फाइल की बात करूं जो कि ये है, तो ये भी इसमें डेट के साथ टाइम भी है। किसी केस में मुझे सिर्फ डेट चाहिए और किसी केस में मुझे सिर्फ टाइम चाहिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं ले आता हूँ स्टूडेंट वाली फाइल में, यहाँ। ठीक हो गई। अब मुझे ये डेटा क्लीन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे मैं मंडे की डेट देता हूँ। ये बेसिकली एम का मतलब है मंडे। यहाँ पे अगर आप देखें ना, एम का मतलब है मंडे, और उसके बाद क्या है जी, मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे, थर्सडे के लिए आर है और फ्राइडे के लिए एफ है। इस तरह से ये डेटा जो है रन होता है, और इसकी क्लीनिंग करनी है हमने उस फॉर्म में लेके जाना है जिसमें डेट के अगेंस्ट डेट लिखी हुई हो, टाइम जो है वो एक्चुअली फॉर्मेट के अंदर हो। मैं ये सिर्फ मंडे की यहाँ पे डेट दूंगा। लेट्स से मेरी मंडे की डेट थी 15, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया इसको 15, और मैंने क्लीन स्टूडेंट डेटा कर दिया। अब मैं अगर स्टूडेंट डेटा में जाके देखूं तो ये डेट के साथ टाइम था वो खत्म हो गया है। आपको बड़ा इजीली आइडिया हो गया होगा कि मैंने किया क्या है। मैंने सिंपली यहाँ पे डेट फंक्शन को यूज किया है, यहाँ पे टाइम फंक्शन को यूज किया है, और वैल्यूज के तौर पे पेस्ट कर दिया है। अब करते हैं बात इसकी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। इसके लिए मैं क्लीन रॉ डेटा पे अगर क्लिक करता हूँ तो इसने भी सारी एक्टिविटी कर दी। ये देखें, यहाँ पे पहले वो एफ समथिंग लिखा हुआ था, अब इधर डेट लिखी हुई है। इधर टाइम का कोई और फॉर्मेट था, अब ये टाइम किसी और फॉर्मेट में आ गया है, एएम पीएम के फॉर्मेट में आ गया है। तो सबसे जो ज्यादा समझता है मैक्रोज को वो बता बताया कि ये बेसिकली इसने किया क्या। मैं मैक्रो आपके पास ओपन कर देता हूँ। मेरे पास मैक्रो की शीट ये ओपन है, और यहाँ से मैं व्यू, और इसमें मैं इमीडिएट विंडो नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, यस। और इस प्रोजेक्ट का नाम है डेटा क्लीनिंग।
हाँ जी, यही मैक्रोज है। अब इसके अंदर ना 2 मैक्रोज ऐसे हैं जो कि पहले मैंने लिखे तो मुझसे वो सक्सेसफुली रन नहीं हो सके थे। ये पहले वही मैक्रोज हैं, एरर दे रहे थे। लेकिन उसके बाद जब मैंने इसके ऊपर रॉ डाटा क्लीन का काम शुरू किया तो ये बाद वाले मैक्रोज जो है इन्होंने काम किया। अब ये कर क्या रहा है, पहले सबसे तो एक स्केड्यूल शीट को सिलेक्ट करता है, F8 कॉलम को। उसके बाद उसमें वी लुकअप का एक फंक्शन लिखता है। वी लुकअप का फंक्शन क्या करता है कि वी लुकअप ये बेसिकली डेट को वी लुकअप कर रहा है। यहाँ पर बी कॉलम के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो रिव्यू और अनप्रोटेक्ट, और इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डेट हम मेंशन कर रहे हैं, बाकी डेट्स वो खुद ले रहे हैं। वो वी लुकअप करता है यहाँ पर इस एम और एफ वगैरह की बेस के ऊपर इस कॉलम के अंदर डेटा, फिर उस पूरे के पूरे कॉलम को एंड तक स्क्रॉल करता है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर वैल्यूज के तौर पे पेस्ट कर देता है। तो ये मैक्रो तो सिंपल इतना काम कर रहा है। उसके बाद देखें F2 को हमने सेलेक्ट किया और F2 से लेके F2106 हमारी जो है वो सॉरी ये स्केड्यूल की हम बात कर रहे हैं। F2106 यहाँ पे बेसिकली फार्मूला लिखा हुआ था, तो ये यहाँ तक इसको ड्रैग कर रहा है। उसके बाद इसको सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद हम G2 के अंदर जाके ये वैसे ही है, इसका कोई वो खास पर्पस नहीं है। पर्पस है इसका, हमने कॉपी किया सिलेक्शन को और कॉपी करने के बाद उसको हमने पेस्ट किया एक्टिव शीट के अंदर ही, और फिर हम रेंज H2 पे आ गए, कट कॉपी पेस्ट को हमने फॉल्स किया। ये जितनी भी कोडिंग है ना, ये मैंने इसमें कुछ भी खुद से नहीं लिखा हुआ, ये सारे का सारा रिकॉर्डेड है। मैक्रो आपको के साथ में शेयर कर देता हूँ, इसको आप स्टडी कीजिएगा और अगर इसमें से कोई चीज समझ में ना आई तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में मैंने कुछ भी जो है वो खुद से नहीं लिखा हुआ। ये हमारा ग्रुप आ गया, बहुत सिंपल सा है, कुछ फॉर्मूलाज हमने यूज किए हैं। हाँ, अगर आप इसको VBA कोड में करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, वो सिंपल है। उसमें सिर्फ आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, वी लुकअप का फंक्शन यूज करना है। यहाँ पर जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वी लुकअप किसी और तरह से रिकॉर्ड होता है, और अगर आप लिख रहे होते हैं तो आपको एप्लीकेशन फंक्शन जो है उनको यूज करना पड़ता है। तो सिंपल है, इजी है ये भी। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इजीली ये कर सकेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, मेरा ये मैक्रो था, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया हूँ। इसके अंदर एक ये जो चीज थी ना, यहाँ पे जो इधर डेट थी वो बड़े अजीब से फॉर्मेट में थी। रॉ डेटा है मेरा, ये देखिए ये बड़े अजीब से फॉर्मेट में है। मैं लेफ्ट का फंक्शन यूज करता हूँ, मैं राइट का यूज करता हूँ, तो मुझे ये भी बताना है कि मैंने AM कहाँ पे लिखना है और PM कहाँ पे लिखना है। और अगर AM लिखना है या PM लिखना है तो PM ज़ाहिर है इसके साथ आएगा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 13 PM नहीं होगा, ये 1 PM होगा। तो उस चीज को भी हैंडल करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने लिखा था, वो आपको इसके ऊपर कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ। रिव्यू में जाके अनप्रोटेक्ट कीजिएगा और इस शीट सारी की सारी जो है इसका फॉन्ट कलर चेंज करें, तो ये इसका फॉर्मूला है जिसकी बेस के ऊपर स्केड्यूल के अंदर इस टाइम को ये कन्वर्ट कर देता है, जो भी वहां पे टाइम फॉर्मेट था उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। आज मैं मेंटली प्रिपेयर हूं कि मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, और आई होप कि आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करोगे, और जैसे जैसे जहां जहां पे भी आप लोग कहीं पे कोई इशू आता है, आप फौरी तौर पे मुझे ग्रुप में मैसेज करें, मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल उसके ऊपर रिप्लाई करूं। कल है हमारा सेकंड लास्ट डे और फ्राइडे को हमारी ये ट्रेनिंग एंड होगी। फ्राइडे को जाके कोई एक ग्रैंड क्विज रख लेंगे, उसको हम कर लेंगे, प्लस जो प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किए हैं इनमें से जो जो चीजें समझ में नहीं आई होंगी आपकी प्रैक्टिस के दौरान, उनको हम डिस्कस करेंगे।
आप लोगों की तरफ से कोई इनपुट है तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज हर्डल आ रही है, या किसी कोई टाइम कंस्ट्रेंट का इशू है, या कुछ भी ऐसी चीज है, तो आप लोग अपने इनपुट दे सकते हैं। सर ये वैल्यू का फंक्शन आप जरा समझा देंगे? ये फार्मूला लगाया हुआ है जिसमें वैल्यू यूज किया हुआ है, ये वाला फंक्शन आप जरा समझा दें। जी जी, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ना फिलहाल कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। मैं इस फॉर्मूला को लेके जाता हूँ पर्टिकुलरली उसी जगह पे, और फिर मैं आपको वहां पे इसका एक्शन समझाता हूँ क्या करता है। और मैं ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पे जाके पेस्ट कर, अब ये बेसिकली कार्य कह रहा है, सबसे पहले लेफ्ट की वैल्यूज को ये पिक कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट इसका जो है वो 2 लेफ्ट साइड से 2 पकड़े, वो 13 आया इसके पास। अगर तो ये 13 जो है ये ग्रेटर देन 12 है, यानी कि ये 12 नहीं है, उससे एक ज्यादा है, तो इसने इसकी जगह पे 0 लिख दिया मैनुअली। और फिर दोबारा से लेफ्ट लिया एंड कॉन्केटिनेट के साथ, इसी में से 2 पिक किए और उसमें से 12 माइनस कर दिया। तो इस सारे को हमने कन्वर्ट किया है वैल्यू के अंदर। यहाँ पे देखें ये वैल्यू में कन्वर्टेड है, ठीक है। और ये हमारा इफ जो है ये खत्म हो रहा है यहाँ पे। अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स के केस में, यानी कि ये ग्रेटर देन 12 नहीं है, तो फिर तो सिंपल सा आएगा, लेफ्ट की 2 वैल्यूज पिक कर लो। मैं आपको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली बता देता हूँ। मैंने लिया लेफ्ट और ये आ गया, लेफ्ट से मैंने 2 वैल्यूज ले ली। तो सिंपली इसने मुझे मुझे ये यहाँ पे भी करना चाहिए, इसने मुझे 13 रिटर्न कर दिया। अब 13 मेरे पास अगर AM PM में देखूं तो कोई R नहीं है, तो मैंने क्या किया कि अगर ये, मैं यहाँ पे लिखता हूं इफ ये वाली जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 12 आ रही है, तो फिर तो मुझे यहाँ पे 0 लिखना है, अदरवाइज 0 एंड, एक सेकंड में, एंड लेफ्ट P2 से दोबारा से माइनस, हाँ यस। तो मुझे क्या करना है, इफ दिस इज ग्रेटर देन 12 कॉमा, यहाँ पे मैं लेफ्ट ले लेता हूँ और लेफ्ट में इसी में से मैं माइनस कर लूंगा 12, लेफ्ट कॉमा 2 माइनस 12, ये तो हो जाएगा मेरा इफ का ट्रू कंडीशन। और फॉल कंडीशन में मैं क्या करूंगा, लेफ्ट इसी में से 2 ले लूंगा। तो ये मेरे पास इस तरह से की वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि ये 13 था तो 13 के केस में मेरे पास 1 आया है। आपने देखा होगा कि मैंने यहां पर ना ये भी लिखा हुआ था, ये लिखा था मैंने उसको 01 कॉलन आगे टाइम देना है। तो अगर यहां पर लिखा होता 11, इफ लेफ्ट इज अच्छा, इसको मैंने वैल्यू में भी कन्वर्ट किया था। वैल्यू में इसीलिए कन्वर्ट किया था कि अगर इन केस इस तरह से वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करूंगा तो वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो वैल्यू का जो फंक्शन है बेसिकली इसको टाइम में नंबर में कन्वर्ट, अच्छा ठीक है। मैं ये पूछ रहा था वैल्यू का फंक्शन क्या करता है। ठीक है ठीक है, वो इसको नंबर में कन्वर्ट करता है, क्योंकि देखें हमने कंपैरिजन किया ना विद नंबर। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं लिखता तो क्या होता, ये क्योंकि इसको इक्वल नहीं मिलना था, तो ये मुझे हर दफा यही फंक्शन रिपीट करता। ये था आवर्स के लिए। इसी तरह फिर आगे मिनट्स हैं। मिनट्स तो सिंपली मैंने राइट साइड से पिक करनी है। और AM PM के लिए फिर एक और मैंने कंडीशन लिखी है यहाँ पे, अगर आप देखें एंड साइन के साथ मेरे सारे इफ यहाँ तक खत्म हो गए। अगर तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 है तो फिर PM होगा, अदरवाइज AM होगा। तो ये कॉन्केटिनेट हमने यूज किया हुआ है, एक यहाँ पे, एक ये कॉन्केटिनेट है, ये मिनट्स हैं, यहां से लेके यहां से लेके ये सिर्फ आपके R को अलग करता है।
उसके बाद कॉलन है, टाइम में आपने देखा होगा कॉलन होता है, ये मिनट्स को अलग करता है और ये कैलकुलेट करता है AM या PM को। ये फार्मूला इसके अंदर लिखा हुआ है, आप शीट में से इसको रीड कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स? कल इंशाल्लाह 3 बजे दोबारा मिलेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास एक मैक्रो और है, उसका डेटा मैं होपफुली आज रात में शेयर कर दूंगा और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं क्विज बना के अपलोड करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ना टाइम मिला तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा लास्ट डे के लिए ग्रैंड क्विज के तौर पे उसको यूज कर। थैंक यू वेरी मच। एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें, थोड़ा सा मेरा भी हौसला जो है ना वो बड़ा रहता है कि सब लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चीज़ों को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस वक्त ऑडियंस ज़रा खामोश हो तो फिर ट्रेनर जो है वो भी थोड़ा सा डिसर्ट होना शुरू हो जाता है। तो कुछ फ़ायदा आपका है कि इसमें से आपको चीज़ें सीखने की मिलेंगी, कुछ मुझे थोड़ा हौसला मिलता है कि जो चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं मैं किसी और को सिखा रहा हूँ और वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। कल फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर। हाफिज़।